अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑडियो नॉवल बुक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंतखाब मन के पार्ट 5 के साथ हम हाजिर हैं। नावल का नाम इंतखाब मन और राइटर का नाम है राबिया खान। ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ेंगे और याद करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हम पढ़ने लगे हैं। चलें जल्दी अपलोड कर देंगे। अरमान ने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ के इसकी नबज़ टटोली जो बहुत धीमी चल रही थी। मारे तशक्कर के अरमान की आंखें छलक पड़ी। इतने में सब इकट्ठे हो चुके थे। क़यामत थी इस वक्त वहां पर। जल्दी से ज़ारून को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ारून को भला कौन ही जानता था इस शहर में। वो एसएसपी था यहाँ का, बल्कि ज़ारून सारी शाह फैमिली की किसी तारुफ की मुहताज नहीं थी। डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा क्योंकि ये मर्डर अटेम्प्ट थी या फिर सुसाइड केस हो सकता था। तो अरमान को मजबूरन मीर शाह को बुलाना पड़ा, जो इस वाक़े से थोड़ी देर पहले उष्णा के साथ कहीं बाहर निकला था। बीजान के कहने पर उन्होंने मीर शाह को इन्फॉर्म किया था। हवेली में भी किसी को नहीं बताया गया था। घर में शादी का माहौल था, मुनासिब ना था। ऐसे में मीर शाह आंधी तूफान बना वहां दाखिल हुआ था। वो सब बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे हॉस्पिटल में। इस वक्त खलबली सी मची हुई थी। ज़ारून के बारे में डॉक्टर अभी सिर्फ दुआ का कह रहे थे। पॉइजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दिया गया था। हुरिया एकटुक आईसीयू के दरवाजे को घूरे जा रही थी, जहाँ थोड़ी देर पहले इसको ले जाया गया था। वह सबकी सवालिया नजरें वाज़ेह तौर पर महसूस करी थी, मगर इसके पास कहने को एक लफ्ज़ तक ना था। सब ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। हुरिया, हमने तुम्हें अपनी बेटी बनाया था। मेरे ज़ारून की एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा। हम तो खुश थे कि वक्त के साथ साथ तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हो रहा है, मगर हमें अंदाज़ा ही ना हो सका कि तुम मेरे बच्चे से इतनी नफरत करती हो कि इसकी जान ही लेने चली गई। मेरी उम्र भर की कमाई है मेरे बच्चे। तुम्हें इससे तलाक चाहिए थी ना। मैं कहूँगी इसे, वो मेरा हुक्म हरगिज़ नहीं टाल सकता। वो छोड़ देगा तुम्हें। तुम बस दुआ करो मेरे ज़ारून शाह को के लिए, इसकी ज़िंदगी, इसकी सलामती के लिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ वो दूर चला जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी से। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बस दुआ करो मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। बीजान ने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़े। हुरिया का दिल कट रहा था बीजान के अल्फाज पर। इसका दिल क्या वो मर जाए या फिर इसके पास कोई ऐसा मंतर हो कि वह ज़ारून को ठीक करते, मगर वो तो जैसे पत्थर हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मीर शाह का फैसला गलत साबित हुआ है। मुझे अफसोस है कि मेरे गलत फैसले ने मेरे भाई को आज यहाँ पहुँचा दिया है। आपको हवेली लाने पर कितना नाराज़ हुआ था वो मेरे से। मुझे आपको हवेली आपकी मर्ज़ी के खिलाफ यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि आप हवेली से निकलने के लिए मेरे भाई की जान लेने से भी ग्रेस नहीं करेंगी। मीरशा को हुरिया ने पहली बार इतनी लंबी बात करते देखा था। इसको बहुत अच्छे से पता था कि वो सब एक दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखते थे। इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी आपस में, मगर वो कहाँ थी इस सब में। मेरा बच्चा, मेरा ज़ारून और मेरा भाई। तो क्या हुरिया के इससे कोई रिश्ता ना था? वो इसका कुछ भी नहीं था क्या? मैं पहले तो कोशिश करता हूँ कि गलती करूँ ना, लेकिन अगर कभी हो जाए तो वही गलती बार बार नहीं किया करता। आप दुआ करें कि इसे कुछ ना हो, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आपके वालिद और आपके साथ तो जाने क्या कर बैठूं। आहान को कॉल की है, जो सीडी आपको दरकार है वो लेकर पहुंचता ही होगा। आप अपने वालिद को बुलवा लें। आहान वो सीडी आपके हैंड ओवर कर देगा आपको, आई थिंक। और मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले खुद ज़रूर देखिएगा। वो संजीदगी से कहता वहाँ से हट गया। ये क्या हो गया था देखते ही देखते। कल कैसी रंगों और जज्बों से सजी रात वो इस पर अबर बनकर बरसा था। अपने प्यार और कर्ब से इसे पूरी तरह भिगो डाला था। इसके तन मन पर अपनी मोहर लगा दी थी इसने, और आज वो इससे मुंह मोड़ गया था। वो तो एक ही रात में हुरिया के वजूद में शरायत कर चुका था। वो कैसे इसकी जान ले सकती थी? ये क्या हो गया था इसे? आंखें सावन की तरह बरसे जा रही थी, मगर होंठों पर जामिद चुप थी। आहान भागता हुआ वहां पहुंचा। सांस फूला हुआ था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ ज़ारून को? कैसा है वो? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ तो बता रहे होंगे। वो बिना सांस लिए सवाल पर सवाल करता बिना जवाब सुने आईसीयू की तरफ बढ़ा। मीर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे हौसला दिया। जमान शुरू से ही अलग थलग रहा था। इसके दोस्त भी इसके जैसे थे, मगर मीर शाह, आन, ज़ारून, मुराद और अरमान, ये पांचों एक मुट्ठी की तरह थे। एक दूसरे में जान बसती थी इनकी। आहान ने मीर के इशारे पर एक एनवेलप हुरिया की तरफ बढ़ाया, जिसको इसने थामने की जहमत ना की। आप जानना चाहती हैं कि सीडी में ऐसा क्या है कि आपके वालिद मोहतरम इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं? आहान ने बेंच पर थोड़े फासले पर बैठकर हुरिया को मुखातिब किया। मीर ने भी इसे ना रोका तो सुने। ज़ारून के वालिद और आपके वालिद सगे भाई थे। ज़ारून और महमा आपकी फर्स्ट कजिन है। इतनी बड़ी बात इसे पता ही ना थी। पता ही नहीं इसका कोई ताया भी था। ये तो इसे पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं, मगर इनकी कोई औलाद भी है। ये इसे कभी नहीं बताया इसके बाबा ने। ना इसने कभी इतना इंटरेस्ट लिया इस सब में, और ना गुस्से और परेशानी में वो निकाह के वक्त ज़ारून के वालिद के नाम पर गौर कर सकी। इस सीडी में आपकी वालदा की रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने इस दुनिया से जाने से पहले ज़ारून के लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने सब तफसील से रिकॉर्ड किया। सब
जब वो ब्याह कराई तो छोटा-सा ज़रून इन्हें बहुत प्यारा लगा। जब इन्हें दुल्हन चाची कहता तो इन्हें बहुत प्यार आता इस पर। इस वक़्त वो औलाद जैसी नेमत से भी महरूम थी। फिर ज़रून के बाद जब महमा पैदा हुई तो वो आपकी वालिदा के साथ और ज़्यादा अटैच हो गया। हर वक़्त इनके साथ रहता। ज़रून 6 और महमा 1 साल की थी। जब इसके वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ था, इनकी हालत इतनी सीरियस थी, इनका बचना मुश्किल था। और फिर कैसे हसन शाह ने मौके से फ़ायदा उठाकर जाने कौन-कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइल का बोलकर इनसे पेपर साइन करवा लिए। जिस बिज़नेस में वो जस्ट 10% के पार्टनर थे, अब वो इस बिज़नेस के बिला शिरकत गहरे मालिक बन गए। और वो बिज़नेस, वो घर जो सब ज़ारून और महमा का था, इन्हें इनके वालिदैन के साथ-साथ इससे भी हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बहुत ही चालाकी से सब ये शो किया कि ज़ारून की ज़हनी हालत इस वाक़ये के बाद ठीक नहीं है और कासिम शाह को कहा कि वह ज़ारून और महमा की ज़िम्मेदारी उठाने से कासिर हैं। ये वो दोनों हमेशा के लिए हवेली आ गए। जब आप इस दुनिया में आईं तो आपकी वालिदा की तबीयत ठीक ना थी। वो शोहर की वजह से चुप थी, मगर जब इन्हें लगा कि इनके पास वक़्त कम है तो उन्होंने ये ज़रून को बताने का फ़ैसला किया और अपने साथ ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहती थी। सो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड करके आपके वालिद की गैर मौजूदगी में अपने एक मुलाज़िम के हाथ ज़रून के नाम हवेली पहुँचा दिया, मगर एक दरख्वास्त के साथ कि उन्होंने सबसे इसे माँ की तरह मोहब्बत दी, वो भी बेटे की तरह अपनी माँ की दरख्वास्त को कबूल करके हसन शाह को या इनकी बेटी को कोई जानी नुकसान ना पहुँचाए। ज़ारून तब इतना बड़ा ना था कि कुछ कर पाता और दादाजान पहले जवान बेटे फिर बेटी और दामाद की मौत के भयानक हादसे से गुजरे थे। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि पैसे की इन्हें कमी ना थी और ना वो पैसे बिज़नेस के लिए ज़ारून को कोई नुकसान पहुँचने देना चाहते थे। मगर ज़ारून वो सब भुला ना सका। इसके अंदर वो सब लावे की तरह पकता रहा और हसन शाह से सब छीन लेना चाहता था, जैसे इसने ज़ारून से सब छीन लिया था। मगर रास्ते की रुकावट बनती आपकी वालिदा की बात। फिर इसने अपने दिमाग से दरमियान की राह निकाली और आपसे निकाह कर लिया। देखा जाए तो हसन शाह की बेटी का निकाह ही हुआ था। इसकी शादी तो कहीं न कहीं होनी थी, मगर दूसरा पहलू ये भी था कि इसने हसन शाह से इसकी बेटी की सूरत में हसन शाह का सब छीन लिया था। सारी खीरें खुल चुकी थी, सब वाज़ेह हो गया था। हुर्रिया को इसकी आधी-अधूरी बातों के मतलब अब समझ में आ रहे थे। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ की वजह से। हाँ भई, हम ठहरे तनख्वाहदार मुलाज़िम पेशा लोग और आप हसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक की इकलौती औलाद। ज़ारून का तंज़ आज इसे समझ आया था। मतलब जिस पर वो अक्कड़ दिखा रही थी वो सब इसी का था। ये सब इसमें मौजूद है। आप सुन के फिर अपने वालिद को दीजिएगा। हाँ, वो सीढ़ी वहाँ रखता वहाँ से उठ गया। शौक पर शौक लग रहे थे, मगर वो इतना सब सुन के भी वैसे ही मूरत बनी बैठी थी, जैसे ये सब कोई बात हो ही ना हो। इस वक्त इसे सिर्फ ज़ारून से मतलब था। जब भी डॉक्टर ने इसकी ज़िंदगी की नवीद सुनाई, वो सब डॉक्टर इसके पीछे ही भागे इसे देखने को। वो ठीक है, शुक्र है, इसे कुछ नहीं हुआ। हुर्रिया के कदम आईसीयू की तरफ बढ़े जब बीजान की आवाज़ इसके कानों में गूंजी, वो तुम्हें छोड़ देगा, मैं इसे कहूंगी, वो मेरा हुक्म हरगिज़ नहीं टाल सकता। इसके कदम वही साकित हुए। फिर कुछ सोचते वो उल्टे कदमों वहां से भागी। सब इससे मुतफिर हो चुके थे। बस ज़ारून का इत्मीनान खो चुकी थी। अब कोई इसका यकीन नहीं करता। सबको यही लग रहा था कि इसने अपने बाप के साथ मिलकर ज़ारून की जान लेने की कोशिश की है, जबकि इसे तो खुद धोखा मिला था, वो भी अपने ही बाप से। ज़ारून की ज़िंदगी में तो शायद इसकी कोई जगह वैसे भी नहीं रही थी, मगर वो इसका नाम अपने नाम से अलग होते नहीं देख सकती थी। वो ये रिश्ता भले अपने नाम का ही सही, अब नाम का ही सही, मगर इसे खोना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से चुपके से निकले। देखें, आप लोग ऐसे रश नहीं लगाएं, हमें इन्हें थोड़ी देर तक रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो आप लोग मिल लीजिएगा। अभी इनकी हालत इतनी स्टेबल नहीं है कि आप इससे बातें कर सकें। इनमें से कोई भी इस रात ना सो सका। सुबह से कुछ देर पहले ज़ारून को रूम में शिफ्ट किया गया। वो सब इसके पास ही थे। ज़ारून ने मुल्ताशी नज़रों से इस संगदल को ढूंढा, मगर नाकाम रहा। वो थके हारे मुसाफिर की तरह आंखें मूंद गया। बीजान मुसलसल पढ़ कर फूंके मार रही थी इस पर। इनमें से किसी ने हुर्रिया की गैर मौजूदगी नोट नहीं की थी। सुबह नाश्ते के वक्त बीजान ने मीर से कहा कि उशना को छोड़ा है, बच्ची रात से यही बेआराम हो रही है। रात को वलीमे का फंक्शन है, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगी। इस वक्त हॉस्पिटल में हान, अरमान और बीजान थे। बाकी सबको वो भेज चुकी थी, क्योंकि हवेली से भी सब पहुंचने वाले थे। वलीमे के इंतजामात भी देखने थे। मीर जाना नहीं चाहता था, मगर उशना की वजह से इसे जाना पड़ा। मीर को फार्म हाउस आने पर पता चला कि हुर्रिया फार्म हाउस नहीं आई, ना वो हवेली गई थी, तो मतलब वो अपने बाप के घर गई थी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिला के कुछ इंस्ट्रक्शन दी और परेशान सा कमरे में दाखिल हुआ। तो उशना बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी अभी तक। आप इस तरह क्यों बैठी हैं? लेट जाएं, रेस्ट करें। रात से आप बैठी हुई हैं टेंशन में, मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि आपको इधर भेज दूं। सॉरी माय लव, मेरी वजह आप इतनी देर बेराम रही। वो इसका अपने लबों से लगाता, इसका हाथ आई थिंक या सर, जो भी लिखा नहीं हुआ इधर, अपने लबों से लगाता मोहब्बत से बोला। उशना ने वाकई में ईशा को पहली बार यूँ परेशान देखा था, वरना वो तो बहुत मजबूत हिसाब का मालिक था। इसके चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल होता था कि इसके अंदर क्या चल रहा है, मगर रात तो वो जैसे अपने हवास में ना था। आप सब भी तो वहीं थे, मैं अकेली तो नहीं थी, बल्कि आप तो 1 मिनट के लिए बैठे भी नहीं, खड़े ही रहे। आप भी तो थक गए होंगे ना,
और वो मेरे भी तो भाई हैं, आपने ही बोला था। वह मासूमियत से कहती मीशा को लाजवाब कर रही थी। थैंक्स अ लॉट माय लेडी। इसने झुककर इसके माथे पर मुहर सबत की। खैर अब तो अल्लाह के करम से ज़ारून ठीक है। आप भी अब थोड़ी देर रेस्ट करें। मैं आता हूँ, अब अभी हवेली जा रहा हूँ, ओके? महिमा जब से आई थी मुसलसल रोए जा रही थी। ज़ारून ने बहुत कोशिश की इसको चुप करवाने की। मैं कभी हूरिया को माफ़ नहीं करूँगी। मैंने तो इसे बहनों की तरह प्यार दिया और वो मुझसे मेरा वाहद रिश्ता भी खोने जा रही थी। इसने रोते हुए अपना फैसला सुनाया। अच्छा बस अब चुप कर जाओ, बहुत रो लिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़ारून ने इसके सर पर चिबत लगाई। इसके अंदर क्या चल रहा था, कैसी टूट-फूट हो रही थी, इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो बाज़ार बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। जब दराब शाह, मुराद और अहान कमरे में दाखिल हुए, महिमा रो रो के खुद को नढाल कर चुकी थी। अहान का दिल बेचैन हुआ। हाय मजबूरी के भी से दिलासा भी नहीं दे सकता था। मुस्तरिब सा इधर उधर देखने लगा। दराब शाह ने आगे बढ़कर महिमा को साथ लगाया। बस मेरा बच्चा, तू बहुत हिम्मत वाला है, बस बहुत समझदार है। देखो भाई परेशान हो रहा है, ऐसे नहीं रोते, शुक्र अदा करो कि कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया। चले बीजान, अब आप थोड़ी देर चल के आराम करें। माशाल्लाह ज़ारून अब ठीक है। अरे नहीं बेटा, आराम क्या करना, घर जाके भी परेशान रहूंगी, इसकी तरफ ही ध्यान अटका रहेगा। मेरी प्यारी बीजान, आप जाकर आराम करें, मैं एकदम फिट हूँ। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो सैयद काज़म अली शाह साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। ज़ारून ने इन्हें हमेशा की तरह छेड़ा। हट बेशर्म कहीं के, नानी के साथ मस्खरी करता है। चलो हान, तुम भी चलकर आराम करो। बच्चे रात से इधर हो, सुबह से भी कभी इधर कभी हवेली। बीजान ने हान को भी साथ चलने को कहा। मैं इधर ठीक हूँ बीजान, फिक्र न करें आप। वह ज़ारून के पास ही रुकना चाह रहा था। चलो मैंने बोला ना, कुछ देर आराम कर लो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे बच्चों में से किसी को भी ज़रा सी भी तकलीफ हो। हाँ जाओ यार, मैं हूँ ज़ारून के पास। मेरे करने को वैसे भी कुछ नहीं। रात भी तुम लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। मुराद ने हान को बीजान के साथ बचाने का बोला। दराब शाह, हान, बीजान और महिमा फार्म हाउस वापस चले गए। कैसा है? मुराद साहब के जाते ही उठकर इसके पास आया। ठीक हूँ। ज़ारून ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा भाई ठीक नहीं है। समझ सकता हूँ कि जब आपका मन पसंद आपके इतबार को तोड़ता है तो वो तकलीफ बयान से बाहर है। इंसान मर जाना चाहता है, सारी दुनिया को आग लगा देना चाहता है। मुराद खुद रात से अजियत में था। वो इसके नाम लिखी जा चुकी थी, इसके कमरे में मौजूद थी और वह जब भी इसे देखता इसकी तकलीफ मजीद बढ़ जाती। ज़ारून खामोश छत को घूर रहा था। मीर भाई बहुत गुस्से में है। मुराद को मीर शाह की भी टेंशन लगी हुई थी। आहान बता रहा था भाभी को सब बता चुके हैं। क्या? क्यों बता दिया? अगर बताना होता तो मैं खुद ना बता देता इसे। ये सब तो ना होता फिर, और आप सब मुझे आज तक मना करते आए और अब खुद बता दिया। ज़ारून को झटका लगा। इससे छुपाने का मकसद तो यही था ना कि इसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप से नफरत करे, इसलिए आज तक इससे छुपाया था। यार यही नहीं करना था। ज़ारून को नई फिक्र सताने लगी। आहान ने भाभी को सब बता दिया, क्योंकि वैसे भी ये सब अब सॉरी खुलना ही था। कोई भी बात भला कब तक छुपी रह सकती है। ये तो हसन शाह को चाहिए था कि सोचता, जो बात हमने छुपा ली थी इसने वो राज खुद ने अपनी बेटी को क्यों भेजा अपनी तरफ से। वो सब खत्म करना चाहता था। अब कहाँ है वो? ज़ारून ने लहू होते दिल के साथ पहली बार इसके बारे में इस्तफसार किया। शायद रात ही अपने बाप के घर जा चुकी है वो। मुराद की इत्तला पर इसने ज़बत से आंखें मीची। मतलब सब जानने के बाद भी वो अपने बाप के पास जा चुकी थी। ज़ाहिर है इसे मेरी क्या परवाह है, मैं जीऊँ या मरूँ। वो तो अपनी तरफ से मार ही चुकी थी मुझे। जो तुमने किया है ज़ारून शाह, सूद समेत वापस करूंगा तुम्हें। जैसे तुमने मेरा तमाशा बनाया, तुम भी जल्द यूं ही लोगों से मुंह छुपाते फिरोगे। हसन शाह का इंतकामिया लहजा इसके कानों में गूंजा। आज के बाद मेरे सामने कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, ना ही हमारे घर में इसकी कोई बात होगी। वो बोला तो लहजा चट्टानों जैसा मजबूत था। मुराद का दिल होला था इसकी आंखों की सुर्खी देखकर। मीर भाई ने वलीमे के लिए मना कर दिया है। मुराद ने टॉपिक बदला। क्यों? वो क्यों मना कर रहे हैं? जाहिर है यार तेरी वजह से, क्योंकि मेरे पहले तुम दोनों का वलीमा साथ होना था, मगर अब उन्होंने मना कर दिया है। मैं करता हूँ बात भाई से। बात अभी ज़ारून के मुंह में ही थी जब मीर और अरमान कमरे में दाखिल हुए। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता क्या सुन रहे हो? मीर ने खुद को अनजान जाहिर किया। वलीमा कैंसिल नहीं होगा, ज़ारून ने जोर देकर कहा। तो किसने कहा वलीमा कैंसिल हो रहा है? अल्लाह के करम से सब इंतजामात हो रहे हैं। मैं मुराद के नहीं आपके वलीमे की बात कर रहा हूँ। वो चिढ़ गया था। मुनासिब नहीं लगता, पहले बात और थी। भाई हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है। मेरा वलीमा कैंसिल हो रहा है, इसकी भी 100 बातें बनाएंगे लोग। ज़ारून ने समझाना चाहा। मीशा को समझाना भी जो शेर लाने का मुतरातिफ था। मुझे परवाह नहीं लोगों की, मेरे लिए सबसे पहले मेरे भाई हैं। इसका लहजा अटल था। तो आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है? खैर 6-7 महीनों का फर्क अब इतना ज्यादा भी नहीं होता कि बंदा बिल्कुल ही खुद से और बागी हो जाए। आहान ने अंदर आते मीर को टाकरा लगाया। मीर शाह हान से 6-7 माह बड़ा था। तुझे आराम करने भेजा था और तू फिर नाजिल हो गया। ज़ारून ने मुंह बनाया। क्या करूं, कोशिश की आराम करने की, बल्कि लेट भी गया था, मगर सोया ही नहीं गया तो उठकर चला आया। आहान को अगर उन्होंने प्यार दिया, अपनापन दिया, तो हान ने भी हद कर दी थी। वो भी कभी किसी मामले में पीछे नहीं हटा था और इसकी वफादारी, इसके एहतराम और मोहब्बत की आखिरी हद थी कि हर तरह से आहल होकर भी महिमा के लिए दस्ते सवाल दराज ना
कर सका कि कहीं कोई ये ना कह दे कि उन्होंने इसे घर में जगह दी और इसने इनकी मोहब्बत, इनके खलूस का ये सिला दिया, इनके घर की इज्जत पर आंख रख के बैठ गया। सो इसने इन सबकी मोहब्बतों की एवज अपनी मोहब्बत दबा दबा दी, छुपा ली। वो चारों ज़ारून का साया बने हुए थे, एक पल को भी इसे अकेला ना छोड़ते। अब भी चारों मिलकर इसका ध्यान बटाने की कोशिश में थे। इन सब ने मीर की एक ना चलने दी और वलीमे के लिए राजी करके ही दम लिया। इरा ब्राइट गोल्डन और रिस्ट कलर के मैक्सी, जबकि उष्णा मीशा की लाई हुई फुल डल गोल्डन मैक्सिमम पूछ थी। दोनों दूल्हे ने चांद को शर्माए जा रही थी। अपनी अपनी जगह दोनों बहुत हसीन लग रही थी। माशाल्लाह मेरे भाई के हवास ठिकाने पर रहे, बस ये ना हो कहीं पागल पागल हो जाए। फरवा ने इरा के कान में सरगोशी की, जिस पर इरा के दिल में ठेस सी उठी कि वह जालिम तो एक नज़र से ज़्यादा देखता भी नहीं था इसकी तरफ। कासिम शाह ने ज़ारून की तबीयत की खराबी का बताकर यही बहाना किया कि वो भी हॉस्पिटल है, इसलिए सिर्फ मीशा और मुराद का वलीमा हो रहा है। काफ़ी औरतों ने बीजान से हुरिया के मतलब इस्तफसार किया, जिस पर सबको यही जवाब दिया कि ज़ारून की वजह से बहुत अपसेट है और ज़ारून के पास हटने को तैयार नहीं, इसलिए वो भी फंक्शन में शरीक नहीं हुई। सब घर वाले ऐसी ही सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर सबको मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। सारे फंक्शन में अहान और अरमान बारी बारी ज़ारून के पास और बारी बारी फंक्शन में शामिल हुए। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। इतनी खुशी का मौका था, मगर हर कोई बस जल्द से जल्द सबके खत्म होने के इंतजार में था। जो ही रात के सब हवेली वापस आए तो सबने शुक्र का सांस लिया। थक गए थे वो सबके सवालों के जवाब दे देकर। थोड़े से मेहमान थे जिन्हें सुबह वापस जाना था, ज्यादातर तो हाल से ही वापस जा चुके थे। मीर और मुराद को कासिम शाह के हुक्म पर हवेली आना पड़ा था, जबकि अरमान और अहान हॉस्पिटल रुके थे ज़ारून के पास। मीर शाह ने खुद ही इसको डिस्चार्ज नहीं करवाया था हॉस्पिटल से कि ज़ारून घर आ गया तो हुरिया के बारे में सबको क्या जवाब देंगे। क्या हुआ, मुराद जब काफ़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुआ तो इरा वैसे ही बैठी थी, जाने कहाँ खोई हुई थी। मुराद ने इसे मुतवज्जा किया। हाँ कुछ नहीं, बस हुरिया के बारे में सोच रही थी, आगे क्या होगा, सब कैसे बदल गया। अभी कल ही की तो बात है, सब ठीक था। ज़ारून भाई कैसे हैं, मुझे आपके लेकर नहीं गए। बीजान ने भी मना कर दिया मुझे जाने से, वो वलीमे वाले ड्रेस में ही थी। मुराद ने इसके दिलनशीन रूप से नजरें चुराई। वैसे तो ठीक है ज़रूर, मगर सब जानते हैं कि वो ठीक नहीं है। कल आ जाएगा हवेली इंशाल्लाह। हुरिया ने तो हमें हिला के रख दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो अभी तक अफसुरदा थी। सही कहा, लड़कियां कब कहाँ क्या कर जाएं कभी पता नहीं चलता। कब जीते जागते इंसान को बंजर कर दें, इसके जज्बात और एहसासात को रौंद कर गुजर जाएं, कुछ खबर नहीं। लेकिन अगर वो एक बार सोच लें कि औरत पर एक घर की बुनियाद खड़ी हुई है, इसका एक गलत फैसला पूरे घर को हिला देता है। मुराद के अल्फाज इरा को यूं लगा जैसे इसके मुंह पर तमाचा हो। इसने भी तो यही किया था अपनी खुदगर्जी में, कब किसी और का सोचा था। खैर आप चेंज करके रेस्ट करें, रात काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल में। वो इरा को सोचो के गिरदार में जोड़कर आगे बढ़ा, अपने कपड़े लिए वाशरूम में घुस गया। इसे सोता समझ के हान और अरमान भी एडजस्ट होकर लेट गए, क्योंकि वो कल रात से जागे हुए थे। सारा दिन भी वही रहे, सो वो गहरी नींद में थे। ज़ारून जानता था अगर वो जागता रहेगा तो वो दोनों भी नहीं सोएंगे, सो वो इनकी खातिर आंखें बंद करके लेट गया था। वरना नींद तो वो अपने साथ ही ले गई थी, जैसे आखिरी बार वो इसके पहलू में सोया था। इसके साथ गुजरी एक रात ने जाने कब तक बेचैन रखना था इसे। कितने ही गिले शिकवे थे जो वो इससे करना चाहता था, मगर वो तो इससे सवाल करने का हक भी छीन के ले गई थी अपने साथ। क्या इसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी वजूद, मेरी कुर्बत का इस पर इतना सा असर भी नहीं हुआ कि वो एक बार ही सही राब्ता करती? सारा दिन इसका दिल हर आहट पर कहीं ना कहीं इसका मुंतज़िर रहा था, मगर वो जा चुकी थी हमेशा के लिए, कभी वापस ना पलटने के लिए। और अगर कभी आ भी जाती तो अब ज़ारून की आना आड़े आ रही थी। जो चला गया सो वो क्या हमेशा के लिए। शादी की ना हंगामों में बहुत थकावट हो गई थी। ऊपर से कल रात ज़ारून के पास पेश आने वाले वाक़या ने सबको ये ला कर रख दिया। मीर शाह कासिम शाह के कहे के मुताबिक हवेली आया, मगर जब सब्र ना कर सका तो नज़र बचा के ज़ारून को देखने निकल चुका था। एक तो इस भारी भरकम जोड़े में उष्णा 10 बार तो उलझ के गिरते गिरते बची थी। दूसरा मीशा की पैगाम देती नजर अल्लाह की पनाह। वो इसके आने से पहले चेंज करके सो जाना चाहती थी। दिल अलग धड़क धड़क के पागल हुआ जा रहा था इस सिचुएशन में। कानों में इसकी जाने से पहले कहे गए अल्फाज गूंज उठे, जिसका मतलब वाज़ह था कि वो ठान चुका था इनके रिश्ते को अमली तौर पर आगे बढ़ाने का। उष्णा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खुद बुरी तरह इसके शहर में जकड़ी जा चुकी थी। वो हवेली से बाहर होता तब इसकी वापसी की घड़ियां शुमार करती, मगर शेर खान की धमकियां इसका आज भी पीछा कर रही थी। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी, खुल के जिंदगी को जी नहीं पा रही थी। हर वक्त डर लगा रहता कि वो मीशा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो अलमारी खोले खड़ी सोचों में गुम खो के ये भूल चुकी थी कि इसे मीशा के आने से पहले चेंज करना था। मीशा कमरे में दाखिल हुआ, उष्णा को खबर ही ना हुई इसकी आमद की। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। इसके कलोन की खुशबू उष्णा को बहुत करीब महसूस हुई तो करंट खाकर पलटी और नतीजतन मीशा के चौड़े सीने से टकराई। मीर ने इसकी कमर में हाथ डाल के संभाला। इस जानदार तसादुम पर उष्णा के हाथ पैर फूलने लगे। वो हल्का सा कसमसाई, मगर कोई अफाका ना हुआ। शाह इसने कुछ कहना चाहा,
मगर बे मीशा अभी कुछ सुनने के मूड में ना था। मीर ने इसके कंधे से बाल हटाकर अपने लब रखे। उष्णा के दिल की धड़कन बतदरीज बढ़ रही थी। इसने मजबूती से मीशा की शर्ट थामी। इससे पहले कि वो अपने हवास काबू करती, मीर ने झुककर इसे बाहों में उठाया। वो शर्म के मारे इसी के सीने में मुंह छुपा गई। मीर ने नरमी से इसे लाकर बेड पर उठाया और उस पर झुका। वो इसके सीने पर हाथ रखकर इसके और अपने दरमियान फासला रखने की कोशिश में हल्कान हो रही थी। इसकी हरकत पर मीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि वो मीशा के सामने चोटी बराबर थी। मीर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ा के इसकी बिंदियां उतार कर साइड टेबल पर रखी और पेशानी पर मेहरे मोहब्बत लगाई। उष्णा के पूरे वजूद में चूंटियां से रेंगने लगी। फिर इसने बारी बारी इसके बुंदे उतारे। खुमार सा बढ़ता जा रहा था। वो बेखुद सा होता इसके कान की सुर्ख होती लू को अपने लोबों में दबाता इसकी रूह तक खींच गया था। शाह इसने इसकी बढ़ती कुर्बत से घबराकर फिर से लब खोलने की हिम्मत की। जाने मीर शाह, आज ये दिल इस दूरी पर किसी तरह भी रजामंद नहीं है, सो बेकार में खुद को हल्कान मत करें। मीर की बात इसके बाकी के अल्फाज हलक में ही दम तोड़ के थे। वो पागल होती धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश में थी जब वो मजीद इस पर झुका। इसके लब अपनी शायरक पर महसूस हुए तो वो बेसरता पैर पैर काम की। मीर ने इसे मौका दिए बगैर करवट लेकर इसे खुद पर झुकाया तो उष्णा के सुनहरे बालों ने दोनों के चेहरों को ढांप लिया। वो बहक रहा था पूरी तरह से। मीर ने हाथ बढ़ाकर इसकी बैक साइड पर लगी जिप खोली तो उष्णा की रूह फना हुई। इजाजत है? मीर ने मखमूल लहजे में इससे इजाजत चाही। शाह, मुझे डर लग रहा है। वो मुश्किल से अपना मुद्दा बयान कर पाई। मैं हूं ना, डर किस लिए? हग मी टाइटली। मीर ने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराते हुए कहा तो वह लड़ती हुई इससे छुपने को इसी के सीने में मुंह छुपा के। मीर ने इसे जोर से खुद में पींचा। मेरी जिंदगी बाखुदा, मीशा की जिंदगी में आप, मीशा की जान बसती हैं आप में, मीशा के दिल का करार, मीशा की जिंदगी की बहार हैं आप। ये बात याद रखिएगा उष्णा शाह। वो गंभीर चश्मों से गूंदे बोझल लहजे में मीठी मीठी सरगोशियां करता रहा। वो इसकी दीवानगी और इसके जुनून के आगे हार मानती इसके सच्चे जिस्मों के गहरे समुंदर में डूबती जा रही थी। मीर ने हाथ बढ़ा के लैंप ऑफ करते इसके बदन पर जा बजा मोहब्बत की खुशनुमा फूल खिलाए। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, अचानक मीशा ने शरीर लहजे में कहा तो वह शर्म से मरने को थी। मीर इस पर पूरी तरह काबिज हो चुका था। वह पागल होने को थी इसकी इस कदर मोहब्बत गुर्बत पर। वो अपनी मनमानियां करता इसके जिस्म को अपने लिम्बे से महका रहा था। रात की खामोश में कमरे के पुरफसो माहौल में उष्णा की टूटी बिखरती मध्यम सी सांसों की आवाजें, धड़कनों की धक धक माहौल को और रोमान परू बना रही थी। पूरी रात मीर ने इसे खुद में उलझाए रखा। वो होश सा इसके वजूद में खोया सारे फासले मिटा गया था। इससे सुहानी रात में इसे अपनी बनाकर एक दूसरे के वजूद से आशना होकर बिलाकर इसके खुद साख्ता डर और खौफ को मीशा ने मात दे दी थी। वह मसरूर से इसे अपने बाजू में समोए सीने से लगाए मुश्किल सुबह से पहले सोया था। उष्णा भी नढाल मगर पुरसुकून से इसके साथ नींद की वादियों में उतर चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल किया था और अब एक दूसरे में खोए हुए होशो खर्च से बेगाना थे। सुबह बहुत रोशन थी। उष्णा की आंख खुली तो वो इसी पोजीशन में थी जैसे सोई थी, यानी नींद इतनी गहरी थी कि वह दोनों अपनी जगह से हिले तक ना थे। इसने चेहरा ऊपर करके मीशा के चेहरे को देखने की कोशिश की, क्योंकि जागते में तो एक पल भी इसकी तरफ नहीं देख पाती थी। सबसे मुश्किल था मीशा से नजरें मिलाना, मगर इस बार भी वो जुर्रत ना कर सकी और आंखें बीच रात से ही पलट आई। वो गुजरी रात यूं याद करती रंगों में नहा गई। सब कैसा दिलनशीं था। वो खुद भी शानदार था। इसका हर अंदाज कमाल था। इसकी हर अदा लाजवाब थी। इसने एहतियात से इसके बाजू साइड पर हटा के निकलने की कोशिश की, क्योंकि वह इसके जागने से पहले उठ जाना चाहती थी, मगर नींद में भी इसकी गिरफ्त काबिल थी। उष्णा यूं इसके उठने तक लेटे रहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसने एक बार फिर कोशिश की, मगर नतीजा मुतजाद निकला। वो इसको और अपने साथ लगा चुका था। उष्णा का दिल अब बंद होने को था। ये सुबह ही सुबह किधर फरार होने की तैयारी है? इसकी मखमूर और नींद से बोझल आवाज पर इसके सांसें फिर से बेतरतीब हुई। उष्णा को फिलवक्त कोई बहाना भी नहीं सोच रहा था। मेरी जान, मीशा ने इसके बालों में मुंह घुसाया। इसकी तरह से तखातुब पर उष्णा की पलकें लरसे। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक्स मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, थैंक्स मेरे बंजर दिल और वीरान पड़ी जिंदगी को अपने वजूद से आबाद करने के लिए। इसकी सरगोशियां उष्णा की जान लबों पर अटका गई। हालांकि थैंक्स तो इसका था जिसने इसे इस घनौनी दलदल से निकाला, अपने घर में रखा, अपने निकाह में लिया, सबसे इज्जत दिलवाई। वो लावारिस सी लड़की तो इसके नाम से मंसूब होकर भी जैसे हवाओं में उड़ती फिर रही थी कि अब इसके नाम के साथ मीशा लिखा जाता था। और फिर इसने अपने कुर्ब की हसीन रात इसकी झोली में डालकर इसे सुहागन कर दिया। इसे इस रोए जमीन पर खुद से ज्यादा खुशकिस्मत कोई दिखाई नहीं ना दिया इस वक्त। इसने कब सोचा था कि कोई यूं इसकी जिंदगी में आएगा और आनन फानन इसकी जिंदगी बदल जाएगी। बेशक हमारा रब वहां से रास्ते निकालता है जहां से हमें गुमान भी नहीं होता। वो लंबी सोचों में खो गई और मीर अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। उलझा के तुझे कुछ सवालों में मैंने जी भर के तुझे देखा।
मीशा ने बेखुद सा होता इसके लबों पर झुका। इसकी पुरतपिश लिमस पर वो बौखलाई, अल्फाज होंठों में ही फड़फड़ा के रह गए। इसके अमल में बहुत शिद्दत थी। उष्णा का तनफ्फुस बिगड़ने लगा। इसके हाथ मीशा के कंधों पर मजबूती से गड़े हुए थे। वो इस पर रहम खाते पीछे हटा। वो अपना सांस बहाल करने को लंबे लंबे सांस ले रही थी। मीर ने एक गहरी नजर इसके बिखरे सरापे पर डाली और मीशा की ही शर्ट में मलबूस पूरी तरह इसके रंग में रंगी हुई थी। इसका दिल बुरी तरह बेमान हुआ फिर से, मगर जानता था कि उष्णा की हालत दोबारा से इसकी जुनून खेजियों को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल ना थी। इतनी मोहब्बत है आपसे कि शदीद तलब के बावजूद छोड़ आऊं आपको, सिर्फ आपकी हालत के पेश नजर। इसकी नहायत संजीदगी और बेबाकी से कहे गए जुमले पर उष्णा की आंखें हैरत से खुल गई। अपनी खैरियत मतलूब है तो भाग जाएं, वरना मेरी नीयत खराब होने का खदशा है। मीर ने मुस्कुराहट दबाते इसके तिल पर उंगली फेरते हुए कहा, तो वो सर पर पाँव रखकर भागी। मीर का कहकर बेसाख्ता था। वह फ्रेश होकर कमरे में आई तो सद शुक्र के वो सोचता था, यहाँ पर नहीं ऐसे कुछ लिखा है, वरना उष्णा के लिए खड़े होना मुश्किल हो जाता। आई थिंक सो चुका है था, ऐसे आना है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझाएगी। जब नीचे आई तो बीजान और शाहाना बेगम सामने ही हाल में बैठी थी। वो मजीद नर्वस हुई क्योंकि वो फिलहाल किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। मारे शर्म के बुरा हाल था। कमरे से इनके बेटे से जान छुड़ा के भागी थी। बाहर वो सब थी। इसे यूं लग रहा था जैसे हर कोई इसके चेहरे से ही सब जान लेगा। गुजरी रात के सीन रंग सब इसके चेहरे पर देख लेंगे। वो पजल होती बामुश्किल सीढ़ियां उतर के नीचे आई। तुम नम बाल, हया से झुकी आंखें, लज्जाया सा अंदाज, वो वाकई आज पहले दिन की दुल्हन लग रही थी। चेहरे पर मीशा के कुर्ब से आई शदाबी ने इसे पहले से बढ़कर हसीन बना दिया था। फितरी शर्म हया ने इसे बेजान सा कर रखा था। बीजान ने आगे बढ़कर इसे प्यार किया। माशाल्लाह, सदा सुहागन रहो, अल्लाह तुम दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाए। आज ज़ारून को हवेली लाया गया था। इसके घराने पर पूरे गांव में सबको खाना खिलाया गया। मुस्तहिक लोगों में सदका खैरात की गई। वो सब बड़े हाल कमरे में इकट्ठे होकर बैठे थे। बीजान बार बार ज़ारून से खाने का पूछती, देखो तो कैसा हल्दी जैसा रंग हो गया मेरे बच्चे का। सब बीजान की इस कदर फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दिया। खिलाफत वक्का मीशा भी अभी घर ही था, वरना वो कम ही पाया जाता था इस तरह की गैदरिंग में, जबकि उष्णा इसी की ज़ोमैनी नज़रों से बचती फिर रही थी। ज़ारून चलो अब आराम करो जाके, बीजान ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। आराम ही कर रहा हूँ 2 दिन से, अब तो थक गया हूँ आराम कर करके। इसने बेजार सा मुंह बनाया। दरअसल वो अपने कमरे में जाना ही नहीं चाहता था। हालत भी तो कैसी हो गई थी तुम्हारी, जान ही निकल गई थी हमारी तो। अच्छा ना, अब तो मैं ठीक हूँ, क्यों दिल बुरा कर रही हैं आप। बड़ा करम है मेरे अल्लाह का, इसने हम पर रहम किया। चलो तुम कमरे में जाकर कपड़े बदलो, नहा धो लो, मैं फिर सूप बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। सूप नहीं पीऊंगा मैं, आपको पता ना मुझसे बीमारों वाला खाना नहीं खाया जाता। वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ता हुआ उठ के नाचार अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो उसके बेमहर की यादें फिर से जागी। ज़ारून की आंखें जलने लगी। शिकस्ता सा वो आगे बढ़ा, कपड़े निकाल के वॉशरूम में घुस गया। जाने कितनी देर वो यूं ही ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। 2 दिन से जब्त किए कि आंसू बेख्तियार छलक कर पानी के साथ मिल गए। वो बारहा झटक चुका था इसके ख्याल को जहन से, मगर वो फिर से बिला धड़क चली आती थी इसके ख्यालों में। वो कैसे धोखा खा गया था। इसकी आंखों में अपना अक्स इसने खुद देखा था। वो इसकी खुद सुपुर्दगी इसे अच्छे से याद थी, तो फिर क्यों किया इसने ऐसा। कितने सवाल थे जिनके जवाब चाहिए थे इसे, मगर वह सामने भी तो नहीं आ रही थी। इसका गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। इस बार हसन शाह का वार बहुत कारी था। ज़ारून की रूह तक आबला पा थी। लौट आओ इससे पहले कि सारे सवाल अपनी मौत आप मर जाएं। चली आओ इससे पहले कि सारी वजाहतें बेमायनी हो जाएं। हर गुजरता दिन हमारे दरमियान फासले बढ़ाता जाएगा और फिर मैं चाह कर भी कोई गुंजाइश नहीं निकाल पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार में पत्थर हो जाऊं। वो शावर के नीचे खड़ा भीगता रहा, जैसे सारा दर्द बहा देना चाहता था पानी के साथ। आंखों की दस्तरत से भी बाहर है वो शख्स, और दिल ये चाहता है वो बाहों में कैद हो। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आ गई थी। हुरिया किसी तरह हवेली में कोई नहीं करता था ज़ारून की वजह से, जबकि ज़ारून ने खुद को पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। बिना नाश्ता किए निकल जाता और रात के लौटता था। बीजान ये सब देख देख कर भूलती रहती थी। वो एक चलता फिरता रोबोट। माहिमा ने अपने वाहिद रिश्ते को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इस जाहिल इंसान के फजूल धमकियों में आकर अपनी ज़िंदगी ज़ाब कर ली कि कहीं वो पागल वहशी इसके भाई को कोई नुकसान न पहुंचाते, वरना महिमा के पास क्या रह जाता। मगर आज इसका भाई इस कदर अजियत में था सिर्फ एक लड़की की वजह से। वो तो अपने भाई को पिछले दिनों खुश देखकर दिल में इसकी दायमी खुशियों के लिए दुआएं करती ना थकती थी, मगर इसका भाई भी इसकी तरह नामुराद ठहरा। बीजान भी कितना खुश थी उष्णा और हुरिया के आ जाने से। इनके दोनों बच्चों की चेहरों पर असूदा से मुस्कान आ गई थी। वो जैसे आनन फानन आई थी वैसी पलक झपकते चली गई, मगर इस हवेली की दरोदवार सुनसान और ज़ारून के दिल को वीरान कर गई थी। इरा और मुराद के दरमियान अभी तक फासले बरकरार थे। मुराद नोट कर रहा था कि वह सारा वक्त मुराद के कामों में ही मसरूफ रहती थी। कई बार तो वह हैरान रह जाता था कि वह यही रहा है, क्योंकि सब जानते थे कि इसे घरदारी में दिलचस्पी ना थी। वो तो हिल के पानी तक न पीती थी, मगर अब वो हर काम खुद करती, मुराद की हर चीज़ का ख्याल रखती थी।
बाकी का टाइम वो किचन में गुजारती। वो पूरी तरह मुराद की पसंद के मुताबिक ढल चुकी थी खुद को। सब खुश थे इसकी इस मुस्बत तब्दीली पर। वो कभी काम ना करने की वजह से थोड़ा-सा काम करके भी थक जाती थी। पहले पहल तो क्योंकि इसे आदत ही नहीं थी। रूसा बेगम ने इसे कई बार मना किया कि हर काम के लिए जब मुलाज़िमा मौजूद है तो खुद को क्यों थकाती हो? वो मुस्कुरा के इन्हें ये कहकर चुप करवा देती कि इसे अच्छा लगता है मुराद के काम करना। शुरू-शुरू में तो इसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार प्रेसिंग के दौरान इससे मुराद के कपड़े जल गए। बहुत बार मुराद को बदज़ायक़ा चाय पीनी पड़ी और कई बार इसके बनाए गए खानों ने मुराद का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब किया, मगर वो खामोश रहा क्योंकि वो कुछ भी कह के इसका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वो टोक देता तो यकीनन वो ये सब छोड़ देती। बहुत बोलने वाली इरा अब खामोश हो चुकी थी। इसके जज़्बात मुराद के लिए बदल चुके थे। दिल अब इसके कदमों की आहट पहचानने लगा था। इसकी आदतें, इसका रख-रखाव सब एकदम अच्छा लगने लगा था। बहुत बार जब वो अपने काम में मसरूफ़ फ़ाइलों में सर दिए बैठा होता तो वो बहाने-बहाने से कमरे में आती जाती, चोरी-चोरी इसे देखती। इस बात से अनजान कि इसकी इन हरकतों से मुराद बाख़बर था। वो अच्छे से जानता था इसके बदलते जज़्बात और नज़रों को कि वो खुद इस राह का मुसाफ़िर था। मगर जाने क्यों जो एक ख़लिश थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे इल्म था कि वो छुप-छुप के रोती है। इस सब के बावजूद भी वो इसके लिए गुंजाइश नहीं निकाल पा रहा था। वो अजनबियों की तरह एक छत तले रह रहे थे। वो अपने ऑफिस में बैठा था कि मोबाइल रिंग हुआ। हसन शाह का नंबर। इसका मूड ऑफ हुआ। जब से ऊरिया वैली से गई थी इसके एक हफ्ते बाद से वो इसे कॉल कर रहा था, मगर ज़रूर ने कभी रिसीव करने की ज़रूरत महसूस ना की। एक दो बार वो इसके ऑफिस भी आया था इससे मिलने, मगर इसने बाहर से वापस भिजवा दिया कि इसे हसन शाह नामी किसी बंदे से नहीं मिलना। वो जानता था इसका मुतालबा भी होगा हुरिया को छोड़ने वाला। हुरिया को गए हुए 1.5 माह हो गया था, मगर खुद इसने ज़रून से कोई राब्ता करने की कोशिश ना की थी और इसी बात ने ज़रून को तेज दिलाया था। वो सर झटकता हुआ फाइल देखने लगा। जब फिर से फ़ोन रिंग हुआ जिस पर इसका दिमाग घूमा। अगर तुम मुझे इसलिए कॉल्स कर रहे हो कि मैं हुरिया को छोड़ दूँ तो गौर से सुन लो। तुम और अपनी बेटी को भी अच्छे से बता दो, क्योंकि मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैं इसे आज़ाद नहीं करूँगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए। और तुम्हें दुनिया की जिस अदालत में जाना है जाओ, मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं है। वो कॉल रिसीव करते फट पड़ा और बिना हसन शाह की बात सुने कॉल काट के इसका नंबर ब्लॉक कर चुका था। भाग लो हुरिया ज़ारून शाह, जितना जहाँ तक भागना है। मैं भी देखता हूँ कौन सी अदालत और कौन सा कानून गुलासी करवाता है तुम्हारी मुझसे। मेरे वजूद से तो छुटकारा पा लिया तुमने, वो भी इसलिए कि मैं तुम पर खुद को मुसल्लत करना भी नहीं चाहता था, मगर मेरे नाम से नजात तुम्हें सिर्फ मेरी मौत की सूरत में मिलेगी। तुम्हारी बदकिस्मती है कि वो कोशिश भी तुम्हारी ज़ाया गई। कोशिश करना कि अब मेरे सामने मत आना, क्योंकि अब कभी तुम मेरे सामने आई तो जाने मैं क्या कर बैठूं तुम्हारे साथ। वो मोबाइल को यूं घूर रहा था जैसे सामने हुरिया हो। मुराद जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था जब वो इसके लिए चाय का मग लिए कमरे में आई। इरा ने मग टेबल पर रखा, मगर वो मुतवज्जा न हुआ। मुराद इरा ने झिझकते हुए इसे कंधे से लाया तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। आपकी तबीयत ठीक है? वो मुतफक्किर सी नजर आई। हाँ, तबीयत तो ठीक है एंड थैंक्स। इसने मामूल के मुताबिक इसका शुक्रिया अदा किया। इरा के लिए ये भी गनीमत था कि अब वो मुख्तसर सा ही सही, मगर अब इसे मुखातिब कर लिया करता था। कभी अपनी कोई चीज़ या कोई फाइल न मिलने पर वो स्पेशली चाय के लिए इसे ही आवाज़ देता था और हीरा इसमें भी खुश थी। मुराद खामोशी से चाय का मग पकड़े अपने सामने फैले पेपर्स में मसरूफ़ हो गया तो वह वज़ू करके नमाज अदा करने लगी। मुराद को इल्म था कि नमाज वो प्रॉपर पढ़ती है और नमाज से ज़्यादा दुआ में वक्त लगाती थी। वो बेखुद सा मुड़कर इसे देखे गया। हल्के आसमानी रंग के दुपट्टे में इसका मनमोहना सा चेहरा बहुत भला लग रहा था। इसका एक नकुश मुराद को ज़ुबानी असर था। बरसों चाहा था इसने इसे, बारहा ख्यालों में अपने साथ हो जाता, मगर अब जब वो हकीकत बनकर इसके सामने थी तो जज्बात पर ओस पड़ चुकी थी, जैसे भूले से भी कोई चिंगारी न सुलगती थी। अब तो हर एहसास मुंजमद हो चुका था। इराह खूब खुशो खुशू से दुआ मांग के जायनमाज तय करके पढ़ती तो मुराद को यकतुक खुद को तकते पाया। वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। चाय वैसे ही हाथ में पकड़े पकड़े ठंडी हो चुकी थी। वो नर्वस सी छोटे छोटे कदम उठाती, जायनमाज अलमारी में रख के ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई तो मुराद को होश आया। वो जब से घर आया था ना चाहते हुए भी मसलसल इराह को सोचे जा रहा था। इसने सिर झटक कर दोबारा केस की फाइल खोली और काम में मसरूफ़ हो गया। इराह चेंज करके आई तो सदशुकर वो अपने काम में मसरूफ़ था। इसने एक नज़र इसे देखा और फिर दुपट्टा उठाती बाहर निकल गई। मुराद ने देखा मगर पूछा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो ताज़ा चाय का मग थामे कमरे में दाखिल हुई। वो जानती थी कि वो इस वक्त काम करते हुए चाय ज़रूर पीता था और आज चाय ठंडी हो चुकी थी, इसलिए लेटने से पहले वो इसके लिए गर्मा गर्म चाय दोबारा बना लाई थी। इसने खामोश मग इसके पास टेबल पर रखा। बाल जब खुले हुए थे, झुककर मग रखते वक्त बिखर कर आगे को ढलक आए थे। शैम्पू की भीनी सी खुशबू मुराद के आवाज़ मुतल कर गई। हवा के झोंके की तरह वो मग रख के वापस पलट गई। सॉरी एंड अगेन थैंक्स। मुराद ने इसे जहमत देने के लिए सॉरी जबकि गर्मा गर्म चाय के लिए थैंक्स बोला। वो बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा के बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो इसे ये भी ना कह सकी कि सॉरी या थैंक्स के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो इसे इससे भी मना कर देती तो उनके दरमियान बात करने को कुछ था ही नहीं। इसके अलावा करवट बदलते इरा की आंखों से जाने कितने आंसू रोज़ की तरह बहकर तकियों में जज़ब हुए।
कभी कभी वो इसको झंझोड़ के कहना चाहती थी कि वो क्यों ऐसा पत्थर है कि इस पर कुछ असर नहीं होता, क्या इस इराह में कोई तब्दीली है, इसका अपनी तरफ झुकाव महसूस नहीं होता। वो शख्स जो इशारे भी समझ लेता था, अब इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर वो ये सब सिर्फ सोच ही सकती थी, कह नहीं सकती थी। कैसे कहती कि ये इसका अपना ही तो किया धरा था। सब वो चुपचाप अपना किया भुगत रही थी, जाने कब वो इस पर नजरें करम करे। सब इकट्ठे बैठे थे शाम की चाय पर। आज वो मौजू था मरवा के लिए आने वाला प्रपोजल, जो कि बीजान की कोई कज़न अपने बेटे के लिए लाई थी। लड़का माशाल्लाह से खुश शक्ल था और अपने वालिद की डेथ के बाद से बड़े भाई के साथ बिजनेस संभाल रहा था। दो भाई थे, सिर्फ बड़ा भाई शादीशुदा था। ये छोटा सा मुख्तसर सी फैमिली थी। अच्छे पढ़े लिखे खाते पीते लोग थे। बीजान की वजह से वो लोग शादी ब्याह पर आते जाते रहे थे। इस वजह से सब जानते थे, हालांकि सबका इरादा तो फरवा के लिए अरमान ही था और कहीं ना कहीं अरमान की पसंदगी भी थी, मगर रुर्सा की ज़बान अल्लाह अल्लाह। शाहाना बेगम खुद भी शक में ना थी कि हालांकि अरमान में कोई बुराई ना थी, बल्कि ज़मान के मुकाबले में वो तो हीरा था, अपना हॉस्पिटल चला रहा था। मगर रूसा बेगम बातों ही बातों में कई बार अपनी भांजी के लिए सुनाई कर चुकी थी। दूसरा, शाहाना बेगम मेहमा के साथ रूसा का रवैया भी अच्छे से जानती थी। सबको रिश्ता पसंद था और लोग जल्दी शादी करना चाह रहे थे, मगर कासिम शाह ने बीजान से कहा कि अभी इन्हें कहीं सब्र रखें, हम इन्हें 1-2 दिन में बताएंगे। फरवा, तुम खुश हो ना? महिमा ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि तकरीबन बात फाइनल ही हो गई थी। सबको पसंद आया था प्रपोजल, बस प्रॉपर हाँ करनी बाकी थी। खुश का तो पता नहीं, मगर मुतमईन हूँ, फरमा ने सादा से लहजे में कहा। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे कि तुम सब भूल जाओ। हम सब बहुत मिस करेंगे। अब तुम्हें इरहा ने इसे गले लगाया। इन तीनों की शुरू से ही बहुत दोस्ती थी। महिमा और इरहा तो हवेली में ही थी, मगर फरवा चली जाएगी इस सोच ने सबको उदास कर दिया। वो तीनों सर जोड़े बातों में मगन थी जब उष्णा भी वहीं चली आई। आओ बैठो। मेहमान ने इसके लिए जगह बनाई तो वो उंगलियां चटाकती खामोशी से बैठ गई। फरवा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। फिर हिम्मत करके उष्णा ने बोल ही दिया, माफ़ी? मगर किस लिए? किसी को भी समझ नहीं आया। इसलिए कि ना मैं यहाँ आती, ना तुम्हारे और शाह के दरमियान वो दनस्ता बात दूरी छोड़ गई। पागल, तुम अभी तक इस बात को लिए बैठी हो? माहिमा को इसकी मासूमियत पर बेख्तियार प्यार आया। हाय हमारा भाई, कैसे ना फिदा हो तुम पर लड़की। माहिमा ने इसके गाल खींचे। इसका ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और मीर के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरी बचपन की एक तरफा फीलिंग्स थी। मीर को तो इल्म भी नहीं इस सब का। बल्कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। मेरी तरफ से कोई बात दिल में ना रखना। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और सिर्फ तुम्हारे हैं, और मैं तुम दोनों के लिए दिल से खुश हूँ। फरवा ने खुले दिल से इजहार किया। उष्णा हमेशा की तरह शर्मा गई तो वो तीनों कहका लगा कर हंसती। शाह साहब, एक बात है मेरे दिल में, बहुत बार करना चाही, मगर फिर जाने क्यों न कह ना सकी। अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूं। रहीला बेगम बीजान ने रात को जब कासिम शाह कमरे में आए तो बात का आगाज़ किया। ऐसी क्या बात है जो आपको अब बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ रही है? आपको पता है क्या बिला झिझक हमसे हर बात कर सकती हैं? दरअसल मैं आपसे फरवा के मुतालिक बात करना चाह रही हूँ। अगरचे इसके लिए आने वाला रिश्ता लिहाज से बहुत अच्छा है, मगर काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक बात है कि अहान हमारा ही बच्चा है। भले वो इस हवेली का खून नहीं है, फिर भी हमने इसे पाला है, हमेशा अपने बच्चों के बराबर रखा है इसे। तो आपको नहीं लगता हमें फरवा के लिए अहान को सोचना चाहिए? चल, एक मुसीबत टाल दी नहीं, दूसरी शुरू है नहीं। मैंने भी कई बार ये चाहा, मगर कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। कोई शक नहीं कि हाँ लिहाज से बेहतरीन है, मगर हम अपना फैसला अपने बच्चों पर थोप भी नहीं सकते। महिमा के लिए बहुत बहुत पहले हमने ज़मान को सोचा था कि बिन माँ बाप की बच्ची है, हमारी नज़रों के सामने रहेगी तो तसल्ली रहेगी। फिर ज़मान के हरकतों को देखते हुए हम खामोश हो गए, मगर अरूसा बहू ने दबी चिंगारी को हवा दी और महिमा के इकरार ने इस चिंगारी को शोला बना दिया। रही बात इरहा की, तो आप जानती हैं अरूसा बहू अपनी बेटी के लिए अहान को कभी भी कबूल ना करती। और फिर बाद आज़ाद दराब ने इरहा के लिए सवाल डाला तो मुराद सबको बेहतर लगा इरहा के लिए। अब पीछे बच्ची फरवा। अगर सब राजी हों तो भला और क्या चाहिए रब से। और इस तरह आन का रिश्ता सवेली से और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब इसने जॉब मिलने के बाद अलग घर में रहने की बात की थी तो मुझे लगा जैसे मेरा अपना सगा बेटा मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। चलो आहान बेटा, बेशक थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते, होनी भी नहीं थी, बात तो करते। देख लो इधर तुम्हारे साथ रिश्तेदारियां जोड़ने की बातें हो रही हैं और तुमने बात ही नहीं की। मौका गंवा दिया तुमने। अभी भी टाइम है। हमने इसे अपना बच्चा समझा था। इसने भी कभी हमें किसी मामले में शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसने भी सवेली की इज्जत और वकार का हमेशा पास रखा है। इसके लिए पहले दराब और शाहाना बहू से बात करना होगी, क्योंकि वह फरवा के माँ बाप हैं। मगर मैं ज़रा पहले मीर से बात कर लूँ, ताकि वो हान की मर्जी भी जान ले, कहीं वो मरवत में ही हाँ ना कर दे। अल्लाह करे सब मान जाए। हान बहुत प्यारा बेटा है। बीजान ने दिल से दुआ की तो कासिम शाह मुस्कुरा दिया। उष्णा और मीर के दरमियान सब ठीक चल रहा था।
और सब इनके लिए दिल से खुश थे। मीरशा की मोहब्बत और इसके जुनून ने उष्णा को आसमान पर बिठा दिया था। वो हैरान हो जाती थी कि क्या कोई इतना भी किसी को चाह सकता है। चाहे जाने का एहसास हर एहसास से खुशनुमा होता है। वो हर वक्त खिली-खिली मुस्कुराती फिरती थी। मीरशा की पनाहें इसका कुल सरमाया थी। वो सर ता पैर इसके रंग में रंग चुकी थी। इश्क की सारी रमज़ें सिखा दी थी मीरशा ने इसे। इनके दिल एक खले पर धड़कते थे। वो दोनों ही सरशार थे। रात गए वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली से काट खाने को आया। वह बेमहर 3 दिन से हिसाबे मामूल गायब था। जब वो हवेली में नहीं होता था, उष्णा की रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती। वो बुरी तरह मीरशा के लिमस की आदी हो चुकी थी। इसकी हर टेंशन, परेशानी और उलझन का सिर्फ एक ही हल था, मीरशा की गुर्बत। वो खुद तो दीवाना था, उष्णा को भी हर चीज़ से बेगाना कर दिया था। इसने सर्द सी सांस भरी और नमाज अदा करने के लिए वजू करने चल दी। पूरे दिल से इसने नमाज अदा की। फिर काफ़ी देर हाथ उठाए अपने रब से कलाम रही। नींद तो मुश्किल ही आनी थी, सो खामोशी से सूरत रहमान की तिलावत में मशगूल होगी। यह सूरत इसके दिल के बहुत करीब थी। हमारी भी फेवरेट है, बहुत पसंद है हमें ये सूरत। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो जब ये आयत दोहराती थी तब इसे अपने रब पर बेतहाशा प्यार आता। वो कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, और हम वाकई भूल जाते हैं इसकी अता की नेमतों को। इसे अपनी गुजरी ज़िंदगी याद आई। इसे अपने वालिदैन के बारे में बस यही पता था कि एक हादसे में इनका इंतकाल हो गया था। बचपन ताई के ज़ेरे साया गुजरा, जो कि रवायती औरतों की तरह थी, और फिर एक दिन चंद पैसों के लिए इसे शेर खान के हवाले कर दिया, क्योंकि इन्हें अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए पैसे चाहिए थे। शेर खान ने 4 साल इसे अपने पास रखा और जब सब भूल गई। इस कदर ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी कि गुजरते वक्त के साथ साथ वो अपने रब की रहमत से जैसे मायूस होने लगी थी कि जब मीरशा इसकी ज़िंदगी में आया। और उष्णा के लिए यूँ था जैसे लकदक सहरा में बहुत सायादार दरख्त हो। जहाँ इसे आजमाया गया था, वहीं इसके रब ने इसके लिए इतना अच्छा शरीक के हयात भी लिखा हुआ था। मगर वह नादान वक्त से पहले चाह रही थी, मगर अपने मुकर्रर वक्त पर वो इस खालिक हकीकी के हुक्म से इसे आन मिला था। वो जो कभी खुद को तनहा और लावारिस समझती थी, आज एक भरे पड़े घर में एक मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ आसूदा ज़िंदगी गुजार रही थी। बाकी वो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाती, आंसू बेवास गालों को भिगोते रहे। इसने सूरत मुकम्मल करके कुरान शरीफ खिलाफ में डालकर रखा और पुरसुकून से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रात जाने कौन सा पहर था जब उष्णा को इस दुश्मनी जहाँ का सुलगता तड़पता लिमस अपनी पुष्ट पर महसूस हुआ। वो नींद में कसमस आई। मीर ने इसकी गर्दन की पिछली जानिब अपने लब रखे तो उष्णा की जान पर बनाई। मीर ने इसकी पुष्ट सीने से लगाकर इसे खुद में पीछा। उशन इसकी जज्बों से चूर गंभीर आवाज पर इसकी सांसें उथल पुथल हुई। मुझे मिस किया। हमेशा की तरह वापसी पर इसने अपना पहला सवाल दोहराया। वो आज भी मीरशा की कुर्बत से यूं ही शर्माती घबराती थी। इसकी सांसें, इसकी धड़कनें इसके करीब आने पर आज भी वैसे ही मुंतशिर हो जाती थी। वो इसकी शदीद कुर्बत आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मगर जब वो पास नहीं होता तो उष्णा का रवा इसका मतलाशी रहता था, मगर ज़बान से आज भी ना ही निकला था। जिसे सुनकर एक गहरी मुस्कुराहट ने मीरशा के लबों का अहाता किया, क्योंकि असल जवाब वो जानता था। मगर मैंने तो बहुत मिस किया आपको। वो इसके बालों में चेहरा छुपाए पूरी तरह मदहोश था। इसके करीब आते ही मुंह जोर जज्बात सर उठाने लगते थे। वो यूं ही बेख्तियार हो जाया करता था इसके पास आकर। मीर ने इसका रुख अपनी जानिब किया और झुककर इसके लबों को अपनी कैद में लिया। कितनी ही देर वो खुद को सराब करता रहा, मगर प्यास जैसे बढ़ती जा रही थी। जब उष्णा का तनफ्फुस बिगड़ने लगा तो वो पीछे हटा। उष्णा इसके सीने पर सर रखे अपना सांस बहाल करने लगी। मीर ने थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। उष्णा को इसकी पुरतपिश निगाहें, बोलती निगाहों से बेतरह हया आई। वो झट से करवट बदल गई। मीर इसकी मासूम सी अदा पर दिल से मुस्कुराया और यूं ही से बेहाल किया करती थी। मीरशा से मजीद सब्र मुश्किल हुआ तो इसे अपने गोश में लेता इस पर घटाव की तरह छाया। वो भी पुरसुकून होती चली गई इसकी पनाहों में। मीर इसके बदन पर जा बजा अपने लिमस से फूल खिलाता रहा और वह यूं ही उलझती बिगड़ती सांसों के साथ इसका जुनून बर्दाश्त करती हल्कान हो रही थी। जज्बों के मामले में वो शख्स समुद्र की तरह वसी और गहरा था। हर बार उष्णा को यूं महसूस होता जैसे वो पहली बार इसके करीब आया हो। सुबह होते ही काज़िम शाह को पता चल गया था कि मीरशा रात लौटा था हवेली, सो इसे बुलाया था और वो इन लोगों को कोई भी जवाब देने से पहले वो मीरशा से बात करना चाहते थे। दादा जान, आपको पता ही है हान शादी के नाम से ही भागता है और फिर फरवा के लिए तो बिल्कुल भी रजामंद नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा किया कि अभी किसी से बात नहीं की, मगर ये तो कोई जवाब ना हुआ। तुम भी तो यूं ही शादी के नाम से भागते थे, वो भी मान जाएगा। तुम बात तो करके देखो। बीजान मुल्तजी हुई। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ हान को। वो फरवा को अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है। वो कभी भी सब पे राजी नहीं होगा, और अगर हमने ज़्यादा फोर्स किया तो वो शायद मान जाए। नहीं भाई, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कि हम इसे यूं किसी के सर पर थोप दें। हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते किसी के साथ। बस एक बात थी तो कर ली, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। काज़िम शाह दिल मासूम से रह गए। आहान क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? मीर ने से फार्म हाउस बुलाया था। सोचना क्या है, सब ओके है। वो कंधे चुका के बोला। तो ओके नहीं, तू ओके नहीं है आहान? तो सब
कैसे होके हो गया सॉरी यार, खुद को ज़ाया मत कर, भाई है तुम हमारा और हम यूं नहीं छोड़ सकते तुझे। मैं जानता हूँ यार, लेकिन बाकी खुश हूँ अपनी लाइफ से, फिक्र ना कर। और मुझे कोई शक नहीं है तुम सबकी मोहब्बत और खलूस पर। रिश्ता है एक तेरे लिए, दादा जान ने बात की मुझसे आज। रिश्ता और मेरे लिए? आन को करंट लगा। नहीं मेरे लिए। मीर को ताव आया, जाहिर है तेरे लिए बात की उन्होंने। तुम तो तुझे मना कर देना चाहिए था यार, मैं नहीं करना चाहता शादी, वो उकता गया था इस मौजू से। मना कर दिया, मगर तुझे कभी ना कहीं तो शादी करनी ही है ना यार। मुझे कभी किसी से भी शादी नहीं करनी। लिख ले मेरी बात और बाकी सबको भी बता दे। आप सभी मेरी फैमिली है और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, दैट्स इट। पूछोगे नहीं कि प्रपोजल है किसका? मीर जानता था इसका जवाब, मगर फिर भी पूछ बैठा। जिस तरह चलना ही नहीं, इसका रास्ता क्या पूछना। इसने बात ही खत्म कर दी, क्योंकि जिसका भी रिश्ता हो इसके लिए महिमा के बाद सारी दुनिया मुस्तरद थी। वाह। आज फरवा के इन लॉज ने आना था खाने पर। बीजान अपनी निगरानी में सब तैयारी करवा रही थी। वो लोग पहुंचने ही वाले थे थोड़ी देर तक। फरवा सुबह से रोई जा रही थी। इरा इसको चुप करवा के थक गई थी, जबकि मेहमा आज किचन में बहुत मसरूफ थी। फरवा यूं करोगी तो इन्हें लगेगा कि हम तुम्हारे साथ कोई जोरों जबरदस्ती कर रहे हैं। बस करो, अब उठो जल्दी से, फेस वॉश करके आओ। बामुश्किल से तैयार करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, से खुद भी अपनी जरा हालत संवारनी थी। जल्दी से मुराद के लिए वाइट कॉटन का सूट निकाल के रखा और फिर अपने लिए लाइट लेमन कलर का ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला सूट निकाल कर जल्दी से शावर लिया। बाल कंघी कर रही थी जब मुराद कमरे में दाखिल हुआ। इरा ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर फैलाया और सलाम किया। मुराद ने एक नज़र इसके भीगे से सरापे पर डाली। सलाम का जवाब देकर वो बेड पर बैठ गया। जल्दी से फ्रेश होकर चेंज कर लें आप भी। इरा ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। खैरियत? मुराद ने गिलास थामकर इसकी उजलत और इसके एहतमाम की तरफ इशारा किया, क्योंकि इसने इसे शादी के बाद बहुत सिंपल से उलझे में ही देखा था। वो पहले सा ताम जाम तो जैसे कहीं रख के भूल गई थी, या शायद वो इसके लिए तैयार होना नहीं चाहती थी। जी, वो आज फरवा के इन लॉज को खाने पर बुलाया है, भूल गए आप? ओ हाँ यार, बिल्कुल ही माइंड से निकल गया मेरे। आपके कपड़े निकाल कर हैंग कर दिए हैं मैंने, आप शावर ले लें, वो लोग बस पहुंचने वाले होंगे। मुराद वॉशरूम घुस गया तो इराज जरा रिलैक्स हुई। दुपट्टा उतार के रखा और जल्दी से बाल ड्राई करके वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हल्का फुल्का सा मेकअप करने में मसरूफ थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, क्योंकि मुराद की मौजूदगी तो इसे वैसे ही कंफ्यूज कर देती थी। कुछ जाके कोई काम करना। क्लिक की आवाज़ पर इसका नफासत से लिपस्टिक लगाता हाथ लड़सा और नतीजे में एक साइड से लिपस्टिक फैल चुकी थी। मुराद की नज़र ठहर से गई थी, जैसे इसके दिलकश गद्दार सरापे पर। बाल जो कि खुश्क करके दूसरे कंधे पर डाले हुए थे, इसकी गोरी गर्दन को मजीद वाजा हो रही थी। मुराद की आंखों में जाने क्या कशिश थी। लिपस्टिक इसके हाथ से छूटकर टेबल पर गिरी तो मुराद को होश आया। सर झटक के वो आगे बढ़ा और इसके पीछे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। बिना दुपट्टे के वो मुराद के सामने नजरें उठाने से कासिर थी। पीछे वो खड़ा था, दुपट्टा उठाने की सकत भी ना थी। टांगे कांप रही थी। मुराद ने आगे को चुक के परफ्यूम उठाया तो आंखें जोर से मींच गई। मुराद को कहीं से भी वो पहले वाली पूरे एतमाद से राह नहीं लगी। परफ्यूम स्प्रे करते हैं नजरें मुसलसल आईने में अपने करीब नजरें झुकाए खड़ी अपनी बीवी पर थी। इसका शर्माने घबराने यूं नर्वस होने पर अरसे बाद मुराद के लब मुस्कुराए। तबीयत तो ठीक है आपकी, यूं फ्रीज क्यों हो गई है? मुराद ने परफ्यूम की शीशी वापस रखते इसके कान के पास सरगोशी की तो और बढ़ा के पीछे हटी और जल्दी में वो स्टूल देख ही ना सकी। इससे पहले कि जमीन बोस हो जाती, मुराद ने तेजी से इसे पकड़ के संभाला। इरा आंखें नीचे इसकी कमीज मुट्ठियों में पींच गई। एक हाथ मुराद का इसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। इसके होंठ कपकपा रहे थे। मुराद ट्रांस की कैफियत में मजीद इस पर झुका और अंगूठे से इसकी फैली हुई लिपस्टिक साफ की। इरा की गिरफ्त इसकी कमीज पर मजीद पड़ी। बहुत पुरफसूल लम्हे थे। कमरे में सहर जगाती खामोशी का राज था। मुराद ने खुद को संभालते इसे सीधी करके खड़ा किया और नजरें फेर ली। इरा ने लरजते हाथों से दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और एक चोर नजर कफलिंग्स बंद करते मुराद पर डाली। इसकी कमीज पर इरा के मुट्ठियों में पीछने से सलवटें पड़ चुकी थीं। कपड़े और निकाल दूं आपके लिए? इसने उंगलियां मरोड़ते हुए धीमे से कहा। मुराद ने नजरें उठाकर इसे देखा और फिर अपनी कमीज को देखा। नहीं ठीक है, इट्स ओके, चलें। कदम कदम चलते नीचे आया। पहली बार वे कपल की तरह लग रहे थे। खाना कुछ कबार माहौल में खाया गया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, मगर फिर भी काजम शाह ने कुछ टाइम मांगा था इनसे। वो यूं हथेली पर सरसों नहीं जमाने वालों में से ना थे। सॉरी, अब इन सबको जाना था लड़के वालों की तरफ। वैसे तो सब देखा भाला था, मगर फिर भी एक बार तो जाना ही था। सो इसे वीकेंड का प्लान था इनका। आज सुबह से बहुत मसरूफियत रही थी इसकी। शाम के साए ढल रहे थे जब वो फ्री होके अपने ऑफिस में आया था। अपने लिए कॉफ़ी का बोलकर वो आज की फाइल्स पर नजर दौड़ा रहा था जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। कोई अननोन नंबर था। तरुण शाह स्पीकिंग। इसने
तारफी जुमले के साथ कॉल रिसीव की। जानता हूँ, मगर मुझे मेरी बेटी से बात करनी है ज़ारून शाह। इसका नंबर ऑफ है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसका फ़ोन तुम्हारे कब्जे में होगा। दूसरी तरफ हसन शाह फंकारा। हाँ हाँ, हसन शाह की कोई और बेटी भी है क्या? ज़ारून को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मेरी एक ही बेटी है और तुम जानते हो, बात करवाओ मेरी। तुम्हारी जिस बेटी को मैं जानता हूँ वो तो मुझे जहर देकर इसी रात चली गई थी मेरे घर से। तो अब नंबर्स बदल बदल के कॉल करने और 1.5 माह बाद इस सब ड्रामे का मकसद? ड्रामा तो तुम कर रहे हो। सीधी तरह बताओ मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ छुपाया है इसे? अगर अब मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा ज़ारून शाह। हसन शाह चंगाड़ा। तुम और तुम्हारी बेटी जो कर सकते थे कर चुके हो, और आगे भी जो करना चाहो करो, परवाह नहीं मुझे। ज़ारून ने कॉल काट दी। मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा इसकी बेटी को, जब मुझे कभी ना मदमल होने वाला जख्म देकर गई, और क्या बर्बाद करोगे मुझे? ज़ारून ने गुस्से से मुट्ठियां पीछी। हसन शाह पर हरगिज भी एतबार नहीं किया जा सकता था। ऑफिस का दिमाग माउफ होने लगा था। अगर वो इसके पास नहीं गई तो कहाँ गई? यकीनन बाप बेटी की कोई नई चाल होगी। फिर कुछ सोचकर इसने हसन शाह के घर काम करने वाली एक मुलाजमा का नंबर मिलाया जिससे इसका पहले राब्ता था। हेलो ज़ारून शाह, बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हुरिया बेबी कहाँ है? बात करवाओ मेरी। मुलाजमा ने हैरत से फ़ोन को देखा। साहब वो तो जी आपके घर वाले इन्हें लेकर गए थे, इसके बाद तो वो यहाँ नहीं आई। सच कह रही हो? ज़ारून के सर में धमाके हो रहे थे जैसे। जी सर, मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है भला? बल्कि बड़े साहब तो बहुत परेशान हैं, इनका शायद नंबर भी बंद है। ओके, अगर वो कोई बात हुई तो मुझे बताना। वो तो समझ रहा था कि वो अपने बाप के घर जा चुकी है, इसलिए इसने इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है हसन शाह मुझे परेशान करना चाहता हो, इसलिए इसने हुरिया को कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। अगर ऐसा ना हुआ तो दिल बेचैन हुआ तो मुझे क्या, भाड़ में जाए मेरी बला से। मेरा इन बाबा बेटी से कोई वास्ता नहीं। भूलो मत कि वो तुम्हारी बीवी है ज़ारून शाह, और तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कहाँ और किस हाल में है। अंदर से उभरती आवाज़ ने इसे बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। उफ, क्या करूँ? वो सब काम भी छोड़ ऑफिस से निकल गया था। वो सुबह से बहुत परेशान थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। अजीब सी कैफियत थी, जाने क्यों आज वो इसे इतना ज़्यादा याद आ रहा था। भूली तो वो इसे एक पल भी ना थी। हर पल मरी थी और इससे दूर होके, और अब सारी ज़िंदगी से दूर ही रहना था इसकी सज़ा थी। मुमकिन था कि अगर कभी वो इसके सामने जाती, वो एक पल में ये नाम का रिश्ता रह गया था इसे भी ख़त्म कर देता। इसके साथ के वो लम्हे हुरिया की ज़िंदगी का हासिल थे। बेरंग सी ज़िंदगी में इसकी यादें ही थी जो हुरिया को ज़िंदा रखे हुए थी। कुछ कुछ स्टोरी तेरी सितमगरी से मैच नहीं होगी इस कपल की, क्योंकि उसमें भी वो लड़की फिर उससे दूर चली जाती है और उसकी माँ ले जाती है उसे डरा डरू के। इसमें इसने खुद जहर दे दिया, बट वजह यही है कि उसको भी धोखा ही मिला है, उस लड़की को भी धोखा ही मिला था। उधर माँ ने दिया था, इधर बाप ने दे दिया। ज़ारून का तंग करना, बहाने बहाने से इसका हुरिया को पास बुलाना, तब कितना चिढ़ती थी वो इसकी हरकतों पर। वो इजहार मोहब्बत, फिर इकरार वफा, इसका हुरिया की इतना करीब आना सब इसे याद था। वो तरस गई थी इसकी कुर्बत, इसकी शरारतों के लिए। जो रात इसके साथ गुजरी, इसके बाद से कोई रात हुरिया चैन से ना सोई थी। राहत बाजार गई हुई थी, सो वो अकेली फुर्सत से ज़ारून शाह को सोच रही थी। फिर तंग आकर इसने टीवी ऑन कर लिया। यूं ही बेध्यानी में चैनल बदल रही थी, क्योंकि ध्यान के सारे धागे तो ज़ारून शाह से बंधे हुए थे। एक टॉक शो में बैठे गेस्ट पर इसे ज़ारून का गुमान हुआ, मगर जब एंकर ने इसका नाम लेकर कुछ पूछा तो इसका गुमान यकीन में बदल गया। वह ज़ारून शाह ही था। लाइव शो चल रहा था। आपके काम के हवाले से तो तकरीबन सभी आपको जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक। आपकी फैमिली में किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। माशाल्लाह सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं आपकी फैमिली में। सो आज हम आपकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे। आपसे क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, और आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग पर भी डिस्कशन होगी। काफ़ी ह्यूज फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर। एंकर ने हंसते हुए छेड़ा। ज़ारून, जहाँ इतने सारे ऑफिसर्स रहते हैं, घर का माहौल कैसा होता होगा हम आपसे जानना चाहेंगे। माहौल वैसा ही होता है जैसा नॉर्मली घरों में होता है, क्योंकि हम सब भी अपनी ऑफिशियल लाइफ अलग रखते हैं, इसे घर में डिस्कस नहीं करते। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फैमिली के साथ तो कोशिश होती है कि इन्हीं के साथ गुजारें। वो इस राहत के बाद से आज इसको देख रही थी, इसकी आवाज़ सुन रही थी। अब आते हैं बहुत ही खास मौजू पर। आपने अभी तक अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की, मगर फिर भी सबकी इल्म में है कि आप अब मैरिड हैं, तो इतनी क्या जल्दी थी? हुर्रियत की धड़कनें बेतरतीब हुई, जाने वो क्या बोलता। भाई नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस मुझे भी जब लगा कि अब कर लेनी चाहिए शादी तो कर ली बस। फिर भी बहुत जल्दी किया आपने लड़कियों के दिल तोड़ने में। एंकर के सवाल पर वो मुस्कुराया। हुरिया ने हसरत से इसे देखा। वेल, इस पर मैं यही कहूँगा कि जो दूसरों के दिल तोड़ते हैं, एक वक्त आता है इनका अपना दिल भी टूटता है। बज़ाहिर इसने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया था, मगर हुरिया को इसकी आंखों में वही तासर नजर आया जो इस रात देखा था। ज़ारून शाह का दिल किसने तोड़ दिया? एंकर मुतजस्सिस हुआ। मैंने जस्ट एक बात की है, और लड़कियों को दिल बुरा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इन्हें बेहतरीन मिल जाएगा। जिनको आप ही बेहतरीन लगते हैं, उनको मैं ये तसल्ली दे देता हूँ कि आपके पास अभी 3 की जगह खाली है, इसलिए दिल ना छोटा करें। हुरिया का दिल क्या, इस मनहूस एंकर को हम बाहर निकाल के गोली मार दें?
उम्मीद पे दुनिया कायम है और मज़े की बात है कि मेरी बीवी को बिल्कुल भी इतराज़ नहीं इस पे। वो मुझे इजाज़त भी दे चुकी है। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा। हुरिया को अपनी कही बात याद आई। मेरी बिलास जो मर्ज़ी किए जाओ। तुम्हें मैं खुशी-खुशी दान मरदूक मतलब दान में दे दूँगी आई थिंक। आंसू लड़के इसके गालों पर आ गए। अच्छा भाभी के मुतालिक कुछ बताओ। कहाँ देखा इनको? क्या चीज़ दिल को लगी कि शादी जैसा फैसला इतनी जल्दी कर लिया? रोना भूल के हुरिया की सारी हिस्से जाग उठी। मैंने इन्हें एक शॉपिंग मॉल में देखा था और इसी दिन निकाह कर लिया। क्या अच्छा लगा वाली बात वो गोल कर क्या था? वाह बड़ा फ़िल्मी सी स्टोरी है। खाने में क्या पसंद है आपको? नो पर्टिकुलर चॉइस, जो भी बनाओ खा लेता हूँ, बस अच्छा बनाओ। तो भाभी की कुकिंग कैसी है और लास्ट टाइम उन्होंने आपको क्या बना के खिलाया था? कुकिंग का तो मुझे नहीं पता कि इन्हें आती है कि नहीं, क्योंकि मैं इनके हाथ का बना अभी तक तो कुछ नहीं खाया। अलबत्ता मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने इनके हाथ से दूध का गिलास पिया था जिसमें जहर था। हुरिया ने जुमला मुकम्मल किया। वो फूट फूट कर रो दी। मतलब वो भी हर बात याद रखे हुए था। अगर हुरिया को वो सब नहीं भूला था तो जरून शाह की याददाश्त में भी वो सब सबत था। अब प्रोग्राम में लाइव कॉल्स की जा रही थी जो कि ज़्यादा लड़कियों की थी, जो कि बाकी इसके पीछे क्रेज़ी थी। एक से बढ़कर एक दीवानी थी इसकी और एक वो थी जिसने इसे पाके गँवा दिया। वो जो इतनी लड़कियाँ आपकी शिदाई हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाने से पहले मैं सबको यही कहूँगा कि रिश्ते सिर्फ़ वहाँ बनाएँ जहाँ आपको लगे कि वाक़ई आपकी अहमियत है। कभी भी सिर्फ़ अपनी पसंद-नापसंद की बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में या इसके दिल में आप कभी जगह नहीं बना पाएँगे। लाज़िम नहीं जो आपको पसंद हो इसको भी आप पसंद हो। रिश्ते में म्यूचुअल पसंदगी पर चलते हैं। इसका मैसेज सबके लिए था, मगर हुरिया को लगा वो जैसे इससे सुना आ रहा है। शो खत्म हो चुका था। वो वहीं बैठी थी, खाली हाथ खाली दामन। हसन शाह को नई टेंशन ने घेर लिया। अगर ज़रून वाकई ठीक कह रहा था तो फिर यकीनन वो सीढ़ी हुरिया ने देख ली होगी, इसलिए वो इसके पास नहीं आई। तो फिर कहाँ चली गई? उफ हुरिया, मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अपनी इकलौती औलाद की आंखों में अपने लिए हकारत देखना नहीं, वो सोचना भी नहीं चाहते थे। हसन शाह ने इसकी सारी फ्रेंड से बात कर लिया था, मगर किसी को इसके बारे में इल्म ना था। इनकी बेटी 1.5 माह से गायब थी और इन्हें खबर ही ना थी। वो तो समझ रहे थे कि शायद ज़रून को इनके प्लान का पता चल गया होगा और इसलिए इसने हुरिया से मोबाइल ले लिया होगा, मगर वो मुझसे राब्ता ना कर सके। ज़ारून शाह, मेरी बात सुनो। इसने थक हार के फिर से ज़ारून को कॉल मिलाई। बोलो। देखो तुम्हारी लड़ाई वो अपनी जगह, मगर मेरी बेटी को इस तरह मत घसीटो दरमियान में। इससे मेरी एक बार बात करवा दो, मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। वो मेरी इकलौती औलाद है। तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे एक बार इसकी आवाज़ सुना दो। हसन शाह बाकायदा मिनटों पर उतराया था, जिस पर ज़ारून शाह का यकीन भी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ इधर, मुतज़लज़ल सॉरी हुआ। मैं बता चुका हूँ कि वो इस रात इस सीढ़ी लेकर चली गई थी। आप अब कहाँ गई मुझे नहीं इल्म। इसने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल ज़ाहिर किया, वरना वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। जो भी था वो इसकी इज्जत थी। वो तो अब तक पुरसुकून था कि वो हसन शाह के पास ही होगी, मगर हसन शाह का लहजा तो और ही कहानी सुना रहा था, जिसका मतलब था वो सीढ़ी लेकर कहीं और चली गई थी। मगर कहाँ? इस रात वो हॉस्पिटल से निकली तो कुछ तय ना था कि कहाँ जाए। फिर यूं ही अंधाधुंध चलते हुए एक टैक्सी से टकरा गई, या शायद टैक्सी इससे टकरा गई। एक लड़की जल्दी से बाहर निकली। कुछ सवाल जवाब के बाद पता चला कि वो लाहौर जा रही थी, जहाँ वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। इसने झट हुरिया को साथ चलने की ऑफर कर डाली और फौरन ही हुरिया ने इसकी ऑफर तो कबूल कर ली थी। बिना बिना के आगे कुछ लिखा ही नहीं। वो राहत नामी इस लड़की के साथ लाहौर पहुंची। राहत ने बताया कि वो भी अभी नई है इस शहर में और जिस स्कूल में वो पढ़ाती है इसे भी वहाँ जॉब दिलवा देगी, मगर मेरे पास तो मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हुरिया ने एक और मसला बताया। फिक्र ना करो, मैं बात कर लूँगी प्रिंसिपल से। मेरी इनसे अच्छी सलाम दुआ है। बहुत अच्छी खातून है वो। फिर 2 दिन बाद हुरिया ने भी इसके स्कूल ज्वाइन कर लिया। इसे नहीं पता था कि राहत ने कैसे इन्हें आमादा किया होगा, मगर वहाँ हुरिया से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सबने इसका बहुत अच्छा वेलकम किया। एक अटैच बाथ कमरे, ड्राइंग रूम और किचन पर मुश्तमिल छोटा सा अपार्टमेंट स्कूल के करीब ही था। वो दोनों पैदल ही स्कूल जाती थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी इन हालों में भी अपने बाप की वजह से ही थी। इसके साथ ये सब करने वाला इसका अपना ही बाप था। इसके हाथों में इसके शोहर को धोखे से जहर दिलवाया। अगर इससे कुछ हो जाता तो वो कैसे खुद को माफ़ कर पाती? सब लोग आज फरवा के ससुराल गए थे। मीर शाह हमेशा की तरह पिछले 2 दिन से अपने किसी इंपॉर्टेंट काम पर था। ज़ारून भी हुरिया की तलाश में भटक रहा था, जबकि अहान ने भी अपने किसी काम की वजह से माजरत कर ली थी और वो वैसे भी कम ही फैमिली में मैटर्स में इन्वॉल्व होता था। यार क्या करें, सख्त बोरियत हो रही है। वो दोनों हवेली में बुलाई फिर रही थी। फरवा की वजह से महमा हवेली ही रुकी थी, बाकी उष्णा और इरा भी जान लोगों के साथ गई थी। इन लोगों को वापसी पर काफ़ी लेट हो जाना था। अभी तो शाम हुई थी। वो दोनों टीवी लॉन्च में फ़नी मूवी लगाकर बैठी हुई थी जब ज़ुबान नशे में झूलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और इतनी बुरी हालत में कम ही हवेली आता था। आज तो कदम बुरी तरह लटखड़ा रहे थे। महमा का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। सर शाम वो इस तरह दुख होकर आया था। मुंह क्या देख रही हो मेरा? खाना लाओ कमरे में। दिल करता है नावल से निकाल के इसको मार दे। कभी कभी हमारा ऐसा दिल करता है बस इतने ही कत्ल में माफ हो
जितने बुरे लोगों के कर सके। वो यूं ही झूलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम रहने तो, शबाना दे दे आएगी खाना। फरवा ने इसे टोका। अहमी गुस्सा होंगे, मुलाजमों के सामने तमाशा करेंगे। तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। महमा, तुम क्यों बर्दाश्त करी हो ये सब? यार दफा करो ऐसे नामधाम रिश्ते को जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ दे। तुम नहीं समझोगी यार, बिना माँ बाप के इंसान कैसा अकेला हो जाता है। बड़ी ममानी बचपन से जाने कितनी बार मुझे सुना चुकी हैं कि हम इनके घर पर पड़े हुए हैं। मुझे लगा मैं ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता बदल लूंगी, मगर इसने मुझे गलत साबित किया। तो छोड़ दो, क्यों जान का अजाब बनाया हुआ है? छोड़ के कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? एक ही तो घर में रहते हैं। और उषा ममानी जीना हराम कर देगी मेरा। और फिर तलाक याफ्ता लड़की की माशरे में क्या हैसियत है, तुम जानती हो। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। चलने दो जैसे चल रहा है। वो बेदिली से उठकर किचन की जानिब पड़ी। पता है, जो जुल्म को बर्दाश्त करता है ना, वो भी गुनहगार होता है। अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो एक हद तक करें। जब हद टूट जाती है ना, तो बर्दाश्त नहीं करें। आपने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है, यहाँ पे भी जुल्म बर्दाश्त करना, ऊपर जाके भी आपसे भी सवाल होगा कि ज़बान होते हुए भी, हाथ पांव होते हुए, सलामत होते, सारा कुछ होते हुए भी आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आप लोग आवाज़ उठाएं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। और माशरा बदलता रहता है, वो कभी आपके साथ नहीं होगा हमेशा के लिए। कभी एक के साथ नहीं हो सकता माशरा, उसका काम ही बदलना है। खाना खा ले उठकर। इसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और आगे बढ़कर इसे सहारा देकर उठाया। नशे में झूलते इसने यूं ही नीम दराज लेटे लेते चंद लुकमे लिए। चाय लाओ, महिमा ने बर्तन उठाते हुए पूछा। नहीं, सर दबाओ मेरा इधर बैठ के। जी मैं बर्तन रखा हूँ, फिर दबा देती हूँ। मैंने बोला ना पहले सर दबाओ मेरा, बर्तन बाद में रख देना। महिमा डरते डरते इसके जराने बैठकर इसका सर दबाने लगी। दिल बुरी तरह डर रहा था, हाथ लड़स रहे थे। वो कई दिनों तक हवेली से बाहर रहता था, मगर जिस दिन वो हवेली होता था, वो दिन महिमा के लिए किसी हिसाब से कम नहीं होता था। इसकी बर्बरियत से इसका जिस्म और रूह दोनों दागदार होते थे। महिमा इन्हीं सोचों में गुम दुआएं कर रही थी कि वो जल्दी से सो जाए, मगर इसकी दुआएं मुस्तजाब नहीं हुई। जब भी ज़माने से खुद पर गिराया, महिमा ने बुरी तरह मज़ाहमत की। हर बार ये ड्रामा ज़रूरी होता है जब पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होना, इसलिए मूड ख़राब नहीं करो मेरा। जो हो रहा है आराम से होने दो। आप जाएं जहाँ इतने दिन रातें गुजारी हैं, इन्हीं के पास जाए। मुझे वहशत होती है इस सब से, दूर है मुझसे। मैं आपके बाकी सारे काम करूंगी, मगर ये सब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज पहली बार इसने हिम्मत करके अपने हक में अपने वकार के लिए आवाज़ उठाई थी। बकवास ना करो, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो बहुत बुरा होगा। और क्या बुरा होगा, इससे ज़्यादा क्या बुरा करेंगे? पहले ही बहुत बुरा कर चुके हैं आप मेरे साथ, मगर अब मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी अपने साथ ये सब करने की। तेरी इजाज़त की तो ऐसी की तैसी, तुझसे इजाज़त मांग कौन रहा है? ज़बान चलाएगी मेरे सामने? बहुत पुर्जे निकल आए हैं। जितना उड़ना था मेरी गैर मौजूदगी में उड़ लिया। आज के बाद चूं भी नहीं करेगी। ज़बान ने झटके से इसे बेड पर फेंका और कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में ली। वो चटपटाती मगर नाकाम रही। वो बेतहाशा रोती। ज़बान पीछे हटे, छोड़े मुझे, दूर हो मुझसे। वो गिड़गिड़ाई, मगर वो धुत नशे में कान लपेटे इसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता इस पर झुका हुआ था। इसके मन में इतनी शिद्दत और जारियत थी कि वो सिसक उठी, मगर वो वहशी होता इस पर अपनी वहशत उंडेल रहा था। जब इसकी दरिंदगी बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो तकलीफ की जाती से हवास को बैठी, मगर वो होश में होता तो देखता ये सब अच्छे से। इसको रोंद के वो उठा और वैसे ही लड़खड़ाता हवेली से निकल गया। फरवा इसका इंतजार करती करती वही सो गई। जब हान लाउंज में दाखिल हुआ, मुलाजमा को आवाज़ दी। फरवा बीबी को उठाकर इनके कमरे में भेजो और बाकी सब आगे वापस। मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि वो लोग शहर पहुंचने वाले हैं, मगर रात वो फार्म हाउस पर रुकेंगे और सुबह हवेली आएंगे। बड़ी शाह जी कह रहे थे। ओके कहकर वो आगे बढ़ गया। फरवा बीबी आप अपने कमरे में जाकर सो जाए। शबाना ने इसे उठाया। बाकी सब आगे? नहीं, वो तो सुबह हवेली आएंगे, फार्म हाउस पर रुकेंगे रात। आहान साहब ही आए हैं अभी तो। ओके, और महिमा कहाँ है? फरवा ने सोफे से उठते हुए पूछा। ज़मान साहब तो थोड़ी देर पहले ही फिर कहीं चले गए थे। महिमा बीबी तो अपने कमरे में ही है। थैंक गॉड ज़मान भाई चले गए। मैं महिमा के पास ही सो जाती हूँ। वो दुपट्टा ठीक करती महिमा के कमरे की जाने बढ़ी, मगर दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर इसे देखने को मिला वो फरवा को सरता पैर लड़सा गया। महिमा की हालत इतनी अबतर थी कि वो होश में ही ना थी। फरवा दहलीज पर खड़ी कांप रही थी। एक कदम भी उठाने की सकत नहीं हुई थी। बहुत मुश्किल से खुद को घसीट के बेसुध पड़ी महिमा की तरफ गई। इसका जिस्म इतना ठंडा हो रहा था कि जैसे बेजान हो गया था। फरवा ने कांपते हाथों से इसका बिखरा सरापा समेटा। और जो जुल्म देखते हैं ना और देख के भी खामोश हैं, वो भी गुनाहगार हैं। ये याद रखें कि आपसे भी सवाल होगा। जो जुल्म देखते हैं ना, खामोश होते हैं, उनसे भी सवाल होगा कि तुम क्यों कुछ नहीं बोले, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा। अपने हिस्से का फर्ज निभा देते, बाकी दुनिया का क्या है? दुनिया करेगी तो मैं करूँगा। दुनिया से सवाल नहीं होगा, सिर्फ आपसे होगा। उस टाइम आपके नामा माल को देख के सिर्फ आपसे सवाल होगा। ना तो दुनिया आपके नामा माल को अपने सर पे लेगी, ना ही कुछ और, कुछ भी नहीं होगा। अजीब है, वो उसका भाई भी नहीं कुछ बोल रहा। इतना अजीब लग रहा है, हालांकि सारे बड़े हैं। एक मरतबा उसको सीधा करें, इसको तलाक दिलवाएं जो भी है, ठीक है। तलाक अल्लाह को नहीं पसंद, लेकिन हालात हैं ऐसे। अजीब फील हो रहा है।
गालों पे बेदर्दी से मारे गए थप्पड़ों के निशान वाज़ थे। होंठ एक साइड से फट के खून जम चुका था। ज़मान ने इसे आधमुआ कर दिया था। फरवा ने इसके नोचे घसोटे जिस्म से नजरें चुराई। बहुत कोशिश की मगर वो होश में ना आई। किसी अनहोनी के डर से वो भागी। आहान भाई दरवाज़ा खोलें प्लीज़। आहान भाई क्या आप जाग रहे हैं? वो धर धर दरवाज़ा खटखटा रही थी। इस वक्त कोई मर्द घर पर मौजूद ना था आहान के अलावा। क्या हुआ फरवा, सब खैरियत तो है ना? वो जो शावर लेकर अभी निकला था, बाल वैसे ही बिखरे हुए थे। जल्दी से शर्ट पहनकर इसने दरवाज़ा खोला। भाई वो मेहमा, वो ज़मान भाई। फरवा को समझ नहीं आ रही थी क्या बताए। क्या हुआ ज़मान को या महिमा को? ज़मान ने कुछ क्या कहा है क्या? आहान फौरन अलर्ट हुआ। भाई वो महिमा बेहोश पड़ी है, उठ नहीं रही, इसकी नब्ज़ भी बहुत स्लो है। ज़मान कहाँ है? आहान का लहजा लड़खड़ाया। वो तो जा चुके हैं, आप जल्दी चलें मेरे साथ, महिमा ठीक नहीं है। आहान किसी होने के डर से फरवा के पीछे हो लिया। हर कदम के साथ इसका दिल बैठा जा रहा था। या अल्लाह मजीद किसी इम्तिहान में मत डालना, तेरा ये आजिज़ सा बंदा शायद बर्दाश्त न कर पाए इस बार। वो कमरे में दाखिल हुआ। फरवा इसके सराहने बैठी हुई थी और वह यूं आंखें बंद किए हुए थी जैसे इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ने का इरादा हो। आहान वही दहलीज पर जमा हुआ था। भाई क्या हो गया है आपको? हमारा दिल कर रहा है उस ज़मान का सर कलम कर दे, हम उसको कहीं पे उसके बाल नोच डाले। इतना गुस्सा आ रहा है ना, हमारा दिल कर रहा है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, उसे फेंक दे कहीं पे। बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए इसकी हालत ठीक नहीं है, हमें आप इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जल्दी करें। अरमान भाई हॉस्पिटल में ही है, इधर चलते हैं। आहान के कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे को उठने लगे। वो उल्टे कदमों वापस चलने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप, देख नहीं रहे इसकी हालत? फरवा को आहान का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वो इसे मेहमा को उठा के हॉस्पिटल ले जाने का बोल रही थी और वो वापस जा रहा था। आहान के कदम लड़खड़ाए। इसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। वो कैसे उससे उठाए? वो तो इसे हाथ भी ही नहीं लगा सकता था, इससे ये नहीं होना था। वो तो सोच में नहीं सकता था, वो इसका नामहरम था। वो अगर इसे छू लेता तो ये इसके यकतरफा इश्क की तौहीन होती। अगर कभी भी इसे महिमा के लिमिट से आशनाई होगी तो फिर इस दुनिया में कोई इसे महिमा से दूर नहीं कर सकता था, महिमा खुद भी नहीं। इसलिए तो इसने कभी ख्वाब में भी इसे छूने की गलती नहीं की थी। इसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला कि किसी को कॉल करके बुला सके। जब सामने अंदर इंटर होते मीर शाह पर नजर पड़ी। हान इसे देखते ही वहीं जमीन पर बैठता चला गया। मीर जल्दी से आगे बढ़ा। हान आर यू ओके? मीर पंजों के बल इसके करीब बैठा। आहान ने खाली नजरों से इसे देखा। मीर इसको बचा लो, अगर आप चाहते हैं कि आहान जिंदा रहे। इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। क्या हुआ महिमा को? मीर मिनट में समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहा है। आहान ने बिना कुछ कहे इसके कमरे की जानिब इशारा किया। मीर शाह का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। वह जल्दी से आगे बढ़ा। फरवा रोते हुए इसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है? मीर ने जल्दी से आगे बढ़ा। ये उठ नहीं रही, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा आहान भाई को, मैंने बोला मगर वो वापस चले गए। मीर बिना वक्त जाए के महिमा को उठा के कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलकर इसने एक नजर आहान को देखा जो अभी तक किसी हारे हुए जौहरी की तरह जमीन पर बैठा था। आहान साथ चलोगे? मीर एक पल को इसके पास रुका। देख लो जौहरी गलत काम करता है लेकिन मिसाल इसी की देते हैं। वो दीवार का सहारा लेकर उठा। मीर जल्दी से बाहर निकला। महिमा को पिछली सीट पर हटाया। फरवा ने इसका सर अपनी गोद में रखा। आहान मीर के साथ आगे बढ़ा। महिमा को इमरजेंसी में ले जाया गया था। वह बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। फरवा मुसलसल कुरानी आयात का विर्द करती दुआएं मांग रही थी, जबकि आहान एक कोने में खड़ा जमीन को घूरते हुए जाने क्या तलाश कर रहा था। फोन की बेल पर मीर शाह मुतवज्जा हुआ। मुराद का फोन था, मतलब ही नहीं इलम हो गया था। हेलो मीर, किधर हो तुम और क्या हुआ है महिमा को? इसकी मुतफक्कर सी आवाज़ आई। अरमान के पास ही हम। और महिमा को क्या हुआ है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, इमरजेंसी में है अभी तो। ज़ारून को अभी पता नहीं चलना चाहिए वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुराद को साथ ज़ारून की फिक्र हुई। ज़ारून से पहले जाने में क्या कर दूं, सिर्फ डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा हूँ। इस बार ज़मान शाह का अमल नाकाबिले माफ़ी है, इस बार इसे कोई राहत नहीं दी जाएगी। मीर शाह ने फैसला सुनाकर फ़ोन बंद किया और आहान के साथ के पास आया। मीर ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जानता था इसके अंदर कैसी टूट फूट हो रही होगी। भाई क्या आप मुझसे जेल में मिलने आया करेंगे? आहान की आवाज़ में जाने क्या था। मीर शाह को भी खौफ महसूस हुआ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह ना करे तुम क्यों जेल जाने लगे? अगर बंदा किसी का कत्ल कर दे फिर जेल ही जाया जाता है। आहान की आंखों में ऐसे तासरात कम से कम मीर शाह ने ऐसे कभी नहीं देखे थे। पागल मत बनो तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मीर ने दहल कर इसको देखा। जबान से मैं खुद निपट लूंगा, तुम खुद को किसी मुश्किल में नहीं डालोगे। मजीद मैं तुम्हें खुद को ज़ाया नहीं करने दूंगा। तो फिर ऐसा करें भाई, आप ये दिल भी निकाल कर फेंक दें जिसे एक पल चैन नहीं है। तिल तिल मर रहा हूँ मैं, इसे कहें ये ना करे मेरे साथ। मैंने तो कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, मगर मुझे जिंदा तो रहने दें। आहान के लहजे में ऐसा दर्द, ऐसी तड़प थी कि मीर शाह जैसे मजबूत असाब के मालिक की भी आंखें नम हुई। मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुम इधर से हिलना नहीं। ओके? अरमान भी इधर ही है। मैं फरवा को छोड़ने जा रहा हूँ हवेली। वो लोग भी मेरे ख्याल में हवेली के लिए निकल चुके थे। वापसी पे शहाना चाची को ले आऊंगा। लड़कियों का इधर रुकना मुनासिब नहीं लगता। सारे रास्ते खामोशी रही। हवेली पहुंचते ही वो तीर की तरह अंदर दाखिल हुआ। फरवा लाहौल पड़ती पीछे हुई। 5 ही मिनट बाद सब हवेली पहुंच चुके थे। बीजान मुसलसल रोए जा रही थी। उष्णा और इरहान इन्हें दिलासा दे रही थी। मीर कैसी है वो? कर्मो चली
मुझे ले चलो, इसे देखूं नहीं तो सुकून ही मिलेगा। होश नहीं आया अभी तक इसे। ज़मान की तरह इसकी आंखों में खून उतर आया था। इस वक्त औरत की इस कदर पामाल पामाली भी इनके घर की बेटी की और इन्हीं के घर के मर्द के हाथों हरगिज भी काबिल कबूल ना थी। एक तो हमारा दिल कर रहा है उसकी माँ को कुछ कह दे, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। हम माजरत ख्वाह हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी माँ पर। देखिए, अगर किसी की गलती है ना तो उसको कहें आप। ये जो माएँ ऐसे छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालती है ना, फिर वो बाद में बड़ी हो जाती हैं। जब आपके बेटे ने एक बड़ी गलती की ना, तब भी जोर से थप्पड़ लगा के रखें। ठीक है, आप लोग मोहब्बत में छोटी छोटी गलतियों में पर्दा डाल देती हैं जो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब बड़ी गलती करते हैं उस पर पर्दा डालना अस्तगफार। अगर यही काम ऐसी तस्लीर आपके शोहर आपके साथ करता, फिर आपने रहम की उम्मीद करनी थी। खुद को उनकी जगह पे रख के सोचा करें। उफ अल्लाह। अंदर जो पेशेंट है इनके साथ आप हैं? डॉक्टर बाहर खड़े हान से पूछा। जी हम हैं। कैसी है वो अब? अरमान जल्दी से आगे बढ़ा। तो जैसे बुत बन गया था। डॉक्टर अरमान कोई लेडी साथ नहीं है आप लोगों के? डॉक्टर इन दोनों को देखकर थोड़ा हिचकिचाई। जी बस वो भी आती ही होंगी, भाई गए ही इन्हें लेने। आप लोग मेरे कैबिन में आ जाएं। अल्लाह सब खैर हो। वो मरे मरे कदमों से पीछे चल पड़े। ये मैरिड है? डॉक्टर ने महिमा के मुतालिक इस्तफसार किया। जी मैरिड है, मेरी भाभी है। अरमान ने सर झुकाया कहा। डॉक्टर ने अजीब सी नजरों से साथ वाली कुर्सी पर सर झुकाया वजीहा, मगर जरूरत से ज्यादा संजीदा से लड़के को देखा। ये इनके हस्बैंड है क्या? पहली बार अहान ने लहू रंगा होती आंखें उठाई। जी नहीं। अरमान गड़बड़ाया। आप लोगों की फैमिली इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह का केस आपके घर में होना बहुत तज्जुब की बात है। खैर, इनकी मेंटली और फिजिकली कंडीशन बिल्कुल भी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि बहुत बुरी तरह अब्यूज किया गया है इन्हें। इनका होश में आना बहुत जरूरी है, फिर ही नेक्स्ट पता चलेगा। अरमान वहीं बैठा था। डॉक्टर जाने और क्या क्या कह रही थी, मगर हान झटके से वहां से निकल आया। ऐसा लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई हो। एकदम इसका सांस रुकने लगा। वो अपना सीना मसलते हुए सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अरमान खुद फ्रीज हो चुका था। वेट अ सेकेंड। अब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर वो भी हान के सामने वो शर्म के मारे मरने को था। इस कदर अखलाक से गिरी हुई हरकत इसके भाई ने की थी। ऐसा वहशाना सलूक या खुदा, वो वही सर पकड़े बैठा था। आप लोग हमारी तरह आप लोग भी जब ऐसा कोई देखते रिकॉर्डिंग वगैरह ऊपर देखते बैटरी कितनी है, कौन से ऐप के नोटिफिकेशन आए हैं और ऐसा कुछ टाइमिंग क्या है, हम तो यही देखते हैं वैसे स्क्रीनशॉट में। हान मुश्किल से खुद को घसीट के कॉरिडोर में नसब चेयर तक लाया। वो लड़की जिसे हान कांटा भी चुभने वेट वो लड़की जिसे कांटा भी चुभे हाँ नहीं आने तक तो हान को अपने सीने में तकलीफ महसूस होती थी। आज वो इन हालातों में थी। हान क्या हुआ है मायमा को? किधर है वो? जारून का सांस बुरी तरह फूला हुआ था। हान बिना कुछ कहे इसे देखे गया। कुछ पूछ रहा हूँ हान, बोलो कि ठीक है मेरी बहन। जारून ने इसे झंझोड़ा। अभी तक तो जिंदा है, मगर ज्यादा देर जिंदा रहेगी नहीं। वो मार देगा इसे, बल्कि वो मार चुका है इसे और मुझे भी। हान के लहजे से ही जारून को तशवीश हुई, इसलिए वो शायद इसका मुझे भी सुन नहीं पाया था। पेशेंट को होश आ गया है। जारून नर्स के पीछे ही भागा, पर दरवाजे पर इसके कदम जमीन ने जकड़ लिए। इसकी बहन इसके होते हुए इन हालातों में थी, इसे लगा वो कभी अपनी बहन का सामना नहीं कर पाएगा। बोलते कदमों वहां से निकल गया। शाहाना बेगम इसके सराहने बैठी थी। वो बिल्कुल खामोश थी। होश में आने के बाद से एक लफ्ज भी इसकी जबान से नहीं निकला था। इन आंखें बिल्कुल साकित थी। मेरी प्यारी बेटी, ये पी लो, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है तुम्हें। शाहाना बेगम ने इसे पचकारा। फिक्र ना करे मामी, नहीं मरती। अब तक जिंदा हूं तो आगे भी कुछ नहीं होगा। इसकी आवाज में बला का ठहराव था। ऐसे नहीं कहते, बहुत हिम्मत वाली बेटी हो तुम तो। शहाना के दिल को कुछ हुआ। कितनी साबर, सलीका शार, नेक सीरत, खूबसूरत और सुलझी हुई बच्ची थी। थोड़ा सा पी लो। चलो अब चलो, बात मानते होते हैं। महिमा ने खामोशी से सूप पिया। नर्स ने इसे मेडिसिन दी। जारून कहाँ गया है? मीरशाह इसका नंबर मिला रहा था जो रिसीव नहीं किया गया था। इसे परेशानी हुई। जवान खून था, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे वो। आहान घर जाओ तुम लोग, सुबह होने वाली है, जाके रेस्ट करो। महिमा ठीक है अब। शाहाना चची में इसके पास अरमान भी यही है। मैं जरा जारून को देखता हूँ, जाने कहाँ चला गया होगा। यकीनन जमान की तलाश में निकला होगा। मीशा ने परेशानी से माथा मसला। मैं ठीक हूँ भाई, आप जारून को देखें। आहान वही बैठ गया। मीशा को समझ नहीं आ रही थी किसको देखे वो। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जारून शाह इधर था। जारून शाह आया था इधर? मीशा पहले डेरे पर आया था। जी शाह साईं आए थे। जमान शाह जी का पूछा और चले गए इसी टाइम। ओके, तुम जाओ, जाकर आराम करो, गेट बंद कर लो। किधर चला गया ये लड़का? इसने जमान का नंबर मिलाया, रिंग हो रहा था मगर उठाया नहीं गया। मीर ने एक और नंबर मिलाया। 2 नंबर सेंड किए हैं, इनकी लोकेशन ट्रेस करवाओ। अभी 5 मिनट से पहले इसने अपने डिपार्टमेंट में किसी के जुम्मे लगाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। सर, दोनों नंबर्स की लोकेशन सेम शो हो रही है, आपको सेंड की है। मतलब जारून शाह पहुंच गया था जमान शाह तक। अल्लाह खैर करे, वो गुस्से में कोई नुकसान न कर ले। मीर को जमान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिक्र थी तो जारून की। गाड़ी हवा से बातें करी थी। मीर शाह गोली की तरह निकलकर अंदर भागा। ये जमान के किसी आवारा दोस्त का फ्लैट था। सामने का मंजर वाकई मीर की तवक्का के आने मुताबिक था। जमान ने 3 दोस्त जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। जमान के
जबकि ज़ारून ने मार-मार के ज़मान का बुरा हाल कर दिया था। सिर्फ़ 15 मिनट में वो ज़मान तक पहुँच गया था। अब भी वो मुसलसल इसको ज़रब लगा रहा था। ज़मान की हालत बहुत अबतर थी। मार ही दो इधर इसको। यकीनन इसके दोस्त भी ज़ारून से मुज़ाहमत के सिलसिले में ही दुर्गत बनवा के पड़े थे। ज़ारून छोड़ो, इसे मर जाएगा वो। मीर ने आगे बढ़कर ज़ारून को रोकने की कोशिश की। इसको तो सर पर जैसे खून सवार था। ज़मान कहाँ इसका मुकाबला कर सकता था। मिनटों में ज़ारून ने इसे अधेड़ के रख दिया था। आप बीच में मत आएँ भाई। आज मैं इसे अच्छे से बताऊँगा जिसको इसने मौत के मुँह में पहुँचा दिया। ज़ारून शाह की बहन है वो। अभी इसका भाई ज़िंदा है। मैं हर बार चुप हो गया, इस अनदेखा करता रहा कि मेरी बहन रुकावट बन के खड़ी हो जाती मेरे सामने, मगर अब मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। या तो ये रहेगा हवेली में या फिर मैं अपनी बहन को लेकर शिफ्ट हो जाता हूँ कहीं और। मेरी बहन की ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। अब इसका नाम भी बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी बहन के नाम के साथ। पेपर्स बनवा रहा हूँ सुबह ही मैं। अगर ये ज़िंदा बच गया तो साइन करवाएँ इससे। मैं अब किसी रिश्तेदारी का लिहाज़ नहीं करूँगा। बस बहुत हो गया। कूल डाउन यार, हम सब साथ हैं, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब चलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? चलो मेरे साथ। मीर बामुश्किल से घसीट कर अपने साथ हवेली लाया। हवेली में तो जैसे सफ़े मातम बिछ गई थी। हर कोई अपने आप में चोर सा बन गया था। इस वक्त वहाँ घर के बड़े मौजूद थे। लड़कियों को बिछाने उठा दिया था वहाँ से। किसी को कुछ कहना है? पहले मीर ने आदत के मुताबिक पहले सामने वाले को बोलने का मौका दिया। समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करें, सब सोचों में गुम थे। उष्णा की हालत खराब हो चुकी थी। वो जो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, आज जरसे बाद इसी ट्रॉमा के ज़ेर असर थी। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने हरकत ही ऐसी की है। बाखुदा मैं खुद भी इस शादी के लिए रज़ामंद ना थी, मगर शायद यही लिखा हुआ था। मेहराब शाह ने सर झुकाते बात की। दादा जान, फैसला तो ज़ाहिर है आपको ही करना है। एक तरफ आपका पोता है और दूसरी तरफ आपकी नवासी है। ज़ालिम और मज़लूम के इस केस में आप किसके हक़ में खड़े हैं? मीशा ने काज़िम शाह की तरफ रुख किया। हम सभी शर्मिंदा हैं बेटा। मुझे कुछ नहीं कहना अपने पोते के हक़ में, क्योंकि इस बार इसने गलती नहीं की। हम नज़रअंदाज कर दें। इस बार इसने गुनाह किया है, अपनी बीवी की हुर्मत को पामाल किया है और इसका ये अमल नाकाबिले माफ़ी है। महिमा जो फैसला करेगी वही माना जाएगा। काज़िम शाह ने फैसले का हक़ महिमा को तफवीज़ कर दिया। प्लीज़ अब ये महिमा ये ना कह दे कि मैं इसके साथ रहूँगी। खुदा का वास्ता है, मैं अपनी बहन के लिए खुद फैसला करूँगा, क्योंकि मेरी बहन रिश्तों के बोझ तले दब के एक बार गलत फैसला कर चुकी है और इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। ये भी सबके सामने है। मैं इसे मज़ीद अपने साथ गलत नहीं करने दूँगा और मेरा फैसला यह है कि ज़मान को यह हवेली और महिमा दोनों को छोड़ना होगा और अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊँगा और मेरा फैसला अटल है। मेरा बेटा क्यों अपना घर छोड़े? ये इसके बाप दादा का घर है। इसके माँ बाप भाई बहन रहते हैं यहाँ, पर वो क्यों छोड़े? अरूसा बेगम भड़की। उफ, पहले इसका ज़ुबान बंद कर दो इसकी, या इसका गला घोट के ही बिठा दो इसको। गुस्सा आ रहा है हमें। सारी कसूर ही इसका है। जब वो इसका बेटा मारता था, इसने आगे से अपने बेटे को थप्पड़ नहीं लगाया, बेचारी उसको ही बोलेगी। अब भी उसको ही कर्मजली ऐसी कुछ कह रही थी। खामोशी से बैठ जाओ। अब कि अगर तुमने एक लफ्ज़ भी की हमायत में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़्यादा मसला है तो चली जाओ अपने बेटे के पास। मेहराब शाह की गिरजिदार आवाज़ गूंजी। मुझे ज़ारून का फैसला मंजूर है। मेहराब शाह ने सबसे पहले अपना वोट महिमा के हक़ में देकर अपनी तरफ का सबूत दिया। सबको इसका फैसला दुरुस्त लगा। भाई मीर भाई, उष्णा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप एक बार इसे देख लें। वो बार बार आपको बुला रही है। मीर शाह बाहर निकला जब ईरानी से पीछे से पुकारा। मीर शाह का जल्दी से दो चार सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे की तरफ भागा। सामने वो अपनी हालत ख़राब किए बैठी थी। मीर शाह ने झटके से अपने गिरफ्त में लिया। उष्णा, मीर शाह, ये क्या हरकत है? हालत देखिए अपनी। किसने इजाज़त दी आपको अपने साथ ये जुल्म करे, मुझे अज़ियत देने की? मीर ने इसके चेहरे से बाल हटा के कान के पीछे किए। शाह, महिमा को क्या हुआ है? इसने हमेशा की तरह लफ्ज़ों को टुकड़े किए। कुछ भी नहीं हुआ, वो गिर गई है, शायद इसलिए बेहोश हो गई थी। मीर शाह इसे सच बता के मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था, वरना वो जो अब हवेली के मर्दों के सामने बिना डरे आ जाने लगी थी, फिर से वापस इसी फेज़ में चली जाती। इसे फिर सारे ही शेर खान जैसे लगने लगते। मगर जब सब ज़मान भाई को बुरा बोल रहे हैं, क्या बात है मुझे बताएं। सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो सब अचानक चुप कर जाते हैं। ज़मान ने शायद झगड़ा किया महिमा के साथ और इसी सब में महिमा सीढ़ियों से स्लिप होगी, बस और कोई बात नहीं, इसलिए सब इस पर गुस्सा है। तो शाह आप इन्हें अपने जैसा बना दें। इसका मासूमियत भरा मशवरा इतनी टेंशन में भी मीशा के होंठों पर मुस्कुराहट ले आया। मैं कैसा हूँ? आप तो बहुत अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते मुझ पर। वो लाड से इसके सीने पर उंगली से कुछ ट्रेस करती बोली। ओ तो मैं अच्छा हूँ, मगर आप तो हमेशा कहती हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ। वो तो जब कुछ कहते कहते इसने ज़ुबान दांतों तले दबाई। जब क्या? इसने शरारत से मजीद बोलने पर उकसाया। बहुत बुरे हैं आप। वो शर्माते हुए इसके सीने में मुँह छुपा गई। मीर ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। शुक्र है वो इसका ध्यान महिमा वाले वाक़े से फिलहाल हटा चुका था। ओके गाइज, ओके यहाँ पे पार्ट का एंड करते हैं। हमने पहले ही कर देना था, लेकिन चले, हमने कहा यहाँ पे करते हैं। अगले पार्ट में हम देखना है कि महिमा को तलाक होती है या नहीं, और आगे मतलब स्टोरी मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और याद दिलवाने के लिए शुक्रिया। हम ज़्यादा आप लोगों को नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने दरमियान में आपको मोरल बता दिया था कि जुल्म को सहने वाला देख कर खामोश रहने वाला और करने वाला तीनों के बराबर के कसूरवार होते हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो मत करें। अगर आप खामोश हैं, मतलब जुल्म होते हुए देख के भी खामोश हैं, तो मत रहें। और अगर आप जुल्म सह रहे हैं खामोशी से, तो मत सें।
ठीक है, एक चीज़ की एक लिमिट होती है, बस 3 बार, चौथी बार रख के थप्पड़ लगाए ना। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें लेट हो रही है। खुदा हाफ़िज़।